वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों आज हम IRPWM का चैप्टर नंबर 7 परमानेंट वे रिन्यूअल, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पैरा जो है 701, पैरा नंबर 701, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूअल के बारे में बात करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिन्यूअल के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 7 परमानेंट वे रिन्यूअल में पैरा 701 जो है बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिन्यूअल के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ रिन्यूअल के बारे में, यानी कितने टाइप के रिन्यूअल वर्क हमारे ट्रैक में होते हैं, सारे के सारे को यहाँ पर उन्होंने एनलिस्ट कर दिया है। उसका फुल फॉर्म और उसका एब्रीवेशन दोनों ही चीजें साथ में दी गई है। तो जरा सरसरी तौर पे हम इसको जरा देख लेते हैं। इसमें ज्यादा पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन। अब देखें इसके अंदर, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और उनके एब्रीविएशन यहाँ पर राइट साइड में हमें दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूअल वर्क्स, राइट साइड में उनके एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, अभी भी इसको बाद में रीड करता हूं, इसमें आप गौर से अगर देखेंगे तो इसके अंदर फर्दर एक जो चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि कुछ के अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी, कुछ के अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी, और कुछ में लिखा हुआ है सेकेंडरी। ठीक है। कुछ के अंदर प्राइमरी लिखा हुआ है, कुछ के अंदर सेकेंडरी लिखा हुआ है। ओके। ये हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्राइमरी रिन्यूअल, व्हाट इज सेकेंडरी रिन्यूअल, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। और अगर हम आते हैं TFR के अंदर, अगर हम TFR के अंदर आते हैं यानी थ्रू फिटिंग रिन्यूअल के अंदर, तो इसके अंदर एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक जगह तो खाली थ्रू फिटिंग रिन्यूअल लिखा, एक जगह पे लिखा TFR-R। ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहले इनको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं एक एक चीज को। पहला है हमारा कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल प्राइमरी, यानी जिसे हम कहते हैं CTR। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? CTR, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल प्राइमरी, एब्रीवेटेड एज CTRP, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल प्राइमरी। इसी तरह से दूसरा है हमारा कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल सेकेंडरी, दैट इज CTRS। सेम वे थ्रू रेल रिन्यूअल प्राइमरी तो TRRP, थ्रू रेल रिन्यूअल सेकेंडरी TRRS, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल प्राइमरी TSRP, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल सेकेंडरी TSRS। नेक्स्ट इसके अंदर एक है, वो है दैट इज नथिंग बट कैजुअल रिन्यूअल। एक नया इसके मतलब एक अलग नाम है, क्या है यहाँ पर? कैजुअल रिन्यूअल। यहाँ आप देखिए कैजुअल रिन्यूअल लिखा है और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट स्कैटर्ड रिन्यूअल। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद में टर्नआउट में अगर हम चले गए, हम टर्नआउट में चले गए तो थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल TTR, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल TFR, और यहां लिखा है थ्रू फिटिंग रिन्यूअल R, दैट इज TFR-R। थ्रू वेल्ड रिन्यूअल TWR, थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूअल TBSR, स्कैटर्ड रिन्यूअल एंड थ्रू बलास्ट रिन्यूअल दैट इज TBR। ये सारे के सारे एब्रीविएशंस वगैरह हो गए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो हम इसको नीचे उसका जो है उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखें प्राइमरी के बारे में क्या कहा है। प्राइमरी रिन्यूअल्स आर दोज वेयर ओनली न्यू मटेरियल्स आर यूज्ड, यानी अगर बात करेंगे हम लोग कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल की, सपोज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल में भी आप देखेंगे कि प्राइमरी है, थ्रू रेल रिन्यूअल में भी है, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल में भी है, सब जगह है ना। आप कोई भी एक ले लो, मान के चलो CTR में ले लिया, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल ले लिया, इसमें प्राइमरी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल के अंदर क्या क्या चीजें आती है। कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल के अंदर रेल भी बदली होगी आपकी, आपकी स्लीपर भी बदली होगी, है कि नहीं? रेल भी बदली होगी, स्लीपर भी बदली होगी, और बाकी जो फिटिंग्स वगैरह है वो भी सारी की सारी बदली होती है। अब बदली होती है तो अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास ट्रैक में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि भाई पहला वाला बिल्कुल खराब हो गया, अब उसको निकाल के जो है बिल्कुल नया ला के लगाया जाए, तो दैट इज नथिंग बट प्राइमरी रिन्यूअल। प्राइमरी रिन्यूअल्स आर दोज वेयर ओनली न्यू मटेरियल्स आर यूज्ड। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई हम जो है नया मटेरियल ना यूज करके
हम जो है पुराना मटेरियल लेकिन जो खराब नहीं है, यूज किया जा सकता है। सेकेंडरी रिन्यूअल्स आर दोज वेयर रिलीज सर्विसेबल मटेरियल्स आर यूज्ड। यानी कि हमारा देखो कई बार प्लांट रिन्यूअल होता है ना, कई बार तो उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हम बदलते हैं, तो सारी की सारी चीजें एक तरफ से बदल दिया हमने। अब उसके अंदर कुछ कुछ जो हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे अच्छे होंगे, जैसे टीआरआर किया कोई पैच में, नई रेल लगा के लगा दिया, प्राइमरी कर दिया। अब कुछ जगहों पे लेस इंपॉर्टेंट लाइन जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, जो मेन लाइन मतलब इतना डेंसिटी वगैरह नहीं है, समझो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो वैसी जगहों पर वहां पे नया क्यों खर्चा किया जाए, खर्चा ज्यादा जाएगा। तो वो जो वहां पे जो पहले वाले पैच में से हमने जो रिन्यूअल किया था, तो उसके अंदर से कुछ कुछ जो कंपोनेंट, कुछ कुछ चीजें, रेले, कुछ कुछ स्लीपरें हमारी अच्छी थी, हम उसको अगर यूज कर लेते हैं, विच आर रिलीज सर्विसेबल मटेरियल, खराब नहीं, पुरानी है लेकिन यूज कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, लाइक हमारी जो है व्हीकल्स वगैरह, इंसान कुछ लोग नहीं लेते, कुछ लोग क्या करते हैं सेकेंड हैंड में लेते हैं, कंडीशन अगर अच्छी है तो ले लेता आदमी, घर भी ले लेते हैं लोग, है कि नहीं। ऐसा ही है यहाँ पर भी, जो सर्विसेबल, कोई खराबी नहीं है उसके अंदर, कोई ऐब नहीं, बस ये है कि भाई वो पुराना, नया नहीं है, तो दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी रिन्यूअल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क इतना ही है, प्राइमरी रिन्यूअल जब होगा तो सारा का सारा मटेरियल नया होगा, सेकेंडरी रिन्यूअल के अंदर मटेरियल जो हमारा होगा नया नहीं होगा, लेकिन वो सर्विसेबल इन नेचर होगा, उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली हमें। ठीक है, ये चीज हो गई। तो प्राइमरी सेकेंडरी हमारा हो गया। इसी तरह से मैंने आपको कहा था, इसी तरह से मैंने कहा था कि आपका स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल, स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल, इसके बारे में ये बात थी। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और अभी आपको एक प्राइमर स्कैटर्ड रिन्यूअल, कैजुअल रिन्यूअल, ये तीन चीज मैंने बोला था ना, स्कैटर्ड रिन्यूअल, कैजुअल रिन्यूअल और थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर, ये तीन चीज बतानी थी, तीनों चीजें हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया स्कैटर्ड रिन्यूअल। स्कैटर्ड रिन्यूअल इन दिस केस, यानी स्कैटर्ड रिन्यूअल के केस में अनसर्विसेबल रेल्स, अनसर्विसेबल स्लीपर्स एंड अनसर्विसेबल फास्टनिंग्स, यानी अनसर्विसेबल रेल्स, स्लीपर्स एंड फास्टनिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय, खराब हो गई, इन्हें बदली किया जाएगा, बाय identical sections of serviceable, identical sections of serviceable and nearly the same vintage track component, यानी कि सर्विसेबल मटेरियल से बदली किया जाएगा। अनसर्विसेबल यानी रेल खराब हो गई, भाई रेल के अंदर जो है स्कैबिंग हो गई, यूज नहीं हो सकती, व्हील बना गया, यूज नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई फ्लॉ आ गया, यूज नहीं हो सकती, उसे निकाल दिया जाएगा, दूसरी रेल डाली जाएगी, लेकिन उसके अंदर इतनी खराबी नहीं होगी, वो यूज किया जा सकता है। इसी तरह से स्लीपर हमारी पुरानी हो गई लेकिन सर्विसेबल है, भाई अभी वो उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको यूज किया जा सकता है। ऐसी हमारी कुछ फास्टनिंग्स है, नया कहीं प्राइमरी रिन्यूअल हुआ था तो पुरानी रिलीज हो गई थी, लेकिन वो जो है भाई अभी अच्छी खासी कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल ईआरसी की बात करता हूँ, भाई ईआरसी मेरी पुरानी जरूर हो गई लेकिन वो टोलर अच्छी दे रही है, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन दिस केस अनसर्विसेबल रेल, स्लीपर एंड फास्टनिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल सेक्शंस ऑफ सर्विसेबल and nearly the same vintage track component. What is mean by same vintage track component? इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। हम में से अक्सर लोग जो है क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन जो है हिट सिक्स वगैरह हिट कर देता है, तो बॉल जो है स्टेडियम के बाहर भी कई बार चली जाती है और ट्रेसेबल नहीं होती, मिल नहीं पाती है कि नहीं, एक्सेसिबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा मैच के दौरान ही अंपायर जो होते हैं कुछ बॉल्स लेकर आते हैं, ठीक है, बिल्कुल उतने ही ओवर चली हुई बॉल होगी जितने ओवर पे मैच रुका है, जहां पर ये कंडीशन आई है वैसे 5-6 बॉल या 10-12 बॉल लेके आई जाती है। फिर अंपायर्स देखते हैं कि भाई जो पहले वाली बॉल थी उससे मिलता जुलता उतनी ओवर चली हुई इतनी सारी बॉल्स है, इनमें से कौन सी बॉल चूज करना है ताकि मैच को आगे रिज्यूम किया जा सके। तो वहां पर क्या होता है, सेम विंटेज बॉल होती है, यानी कि उसी कंडीशन की बॉल ले ली जाती है। यानी कि हमारे ट्रैक में अगर बात करेंगे, मान के चलो कि मैं रेल की बात कर रहा हूं, तो रेल का जितना भी घिसा हुआ होगा, जितना साल चली हुई होगी, उसका जो प्रोफाइल वगैरह होगा उससे मिलता जुलता हमारी हमारी सर्विसेबल रेल लाकर डाली जाएगी। ये यहाँ पर सेम विंटेज ट्रैक कंपोनेंट का मतलब है। ठीक है, ये हो गया स्कैटर्ड रिन्यूअल में क्या मटेरियल यूज होता है इसके बारे में।
इतना ही पार्ट मैं आपको नीचे कैजुअल रिन्यूअल में भी पढ़ाता हूं, दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए। ठीक है, नीचे है कैजुअल रिन्यूअल, ऊपर का वापस से एक बार पढ़ लेता हूं, ऊपर का एक बार वापस से मैं पढ़ लेता हूं। स्कैटर्ड रिन्यूअल में क्या था? इन दिस केस अनसर्विसेबल रेल्स, sleepers and fastenings are replaced by identical sections of serviceable and nearly the same vintage track component। यहाँ किसी नई मटेरियल के बारे में बात हुई है क्या? नहीं बात हुई है। अब यहां पर देखिए क्या है कैजुअल रिन्यूअल में। इन दिस केस unserviceable rails, sleepers and fastenings are replaced by identical sections of serviceable and nearly the same vintage, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, या और क्या, न्यू ट्रैक कंपोनेंट्स। देखिए दोनों को मैं कंपेयर इसीलिए किया था, ये देखिए बाकी सब चीजें पूरी सेम है। अनसर्विसेबल यहां पर भी था, अनसर्विसेबल रेल स्लीपर फास्टनिंग यहां पर भी था, उन्हीं को हटाया गया। रिप्लेस किससे कर रहे हैं? आइडेंटिकल सेक्शंस आर सर्विसेबल, तो कैजुअल रिन्यूअल में भी आइडेंटिकल सेक्शन सर्विसेबल यूज कर सकते हैं। नियरली सेम विंटेज ट्रैक स्कैटर्ड में भी कर सकते हैं यूज, कैजुअल में भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैटर्ड में नया मटेरियल यूज करने के बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि न्यू ट्रैक कंपोनेंट भी हम कैजुअल रिन्यूअल में यूज किया जा सकता है। ये दोनों में फर्क, एक मेजर फर्क हो गया। इसके अलावा अब मैं स्कैटर्ड रिन्यूअल में जाता हूं, फिर से स्कैटर्ड रिन्यूअल में जाता हूं। these are carried out in these are carried out in one scattered renewals are carried out in isolated locations and not more than 10 rails and or 250 sleepers in a gang beat in a year। यानी स्कैटर्ड रिन्यूअल के अकाउंट पे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि स्कैटर्ड रिन्यूअल आइसोलेटेड लोकेशन पे की जाती है, यानी कि हम सेक्शन में गए, हमने देखा कि अरे 2 या 3 स्लीपर यहाँ पे खराब है, उसको बदली कर दिए। फिर गए 25-30 स्लीपर के बाद गए, उसके बाद में देखा 1-2 स्लीपर और खराब है। दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड लोकेशंस, यानी कि कंडीशन बेसिस पे कभी यहाँ खराब कभी वहां खराब, छोटे छोटे पैचेस। ठीक है, ये हो गए दीज आर स्कैटर्ड रिन्यूअल्स आर कैरिड आउट इन आइसोलेटेड लोकेशंस, और not more than 10 rails and 250 sleepers in a gang beat in a year। या तो ऐसा कहो या ये कहो कि 10 रेल या फिर 250 स्लीपर इन गैंग बीट इन ईयर। यानी कि एक लिमिट दे दी स्कैटर्ड रिन्यूअल की कि एक गैंग बीट में एक साल में स्कैटर्ड रिन्यूअल के अकाउंट पे 10 से ज्यादा रेलें बदली नहीं होगी, 250 से ज्यादा स्लीपर बदली नहीं होगी। दोनों को कंबाइन करके या अलग अलग भी बोला जा सकता है, 10 रेले और 250 स्लीपर, या 10 रेले या 250 स्लीपर। ये मैक्सिमम लिमिट है स्कैटर्ड रिन्यूअल के अकाउंट में। ओके, ये हो गया। आगे क्या कहता है, सच रिन्यूअल्स यानी स्कैटर्ड रिन्यूअल्स आर पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन। स्कैटर्ड रिन्यूअल जो नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन जो हमारी गैंग साल भर में करती है ना, ये उसका पार्ट है। ओके, ये होगा स्कैटर्ड रिन्यूअल में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कैजुअल रिन्यूअल के अंदर। क्या यहाँ पर दीज आर दोनों अप्लाई हो सकता है ना सर? जी दोनों अप्लाई होगा, दोनों अप्लाई होगा। दोनों जैसे कंडीशन एंड या और जैसे दोनों भी। डिफरेंट लोकेशन पे है, जैसे डिफरेंट लोकेशन, कहीं कहीं 10 तो रेल बदल दिए और कहीं पे 250 स्लीपर बदल, दोनों अप्लाई हो सकता है ना सर? हाँ, दोनों को कंबाइन करके भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज आर कैरिड आउट इन कैजुअल रिन्यूअल में क्या कहते हैं, दीज आर कैरिड आउट इन आइसोलेटेड लोकेशंस ऑफ कंटिन्यूअस बट स्मॉल स्ट्रेचेस। क्या है, कैजुअल रिन्यूअल में भी आइसोलेटेड लोकेशन में कंटिन्यूअस बट स्मॉल स्ट्रेचेस, यानी कि मान के चलो 5-7 स्लीपर का एक पैच हो गया, स्मॉल स्ट्रेचेस। देखो कंटिन्यूअस स्ट्रेच तो वो भी होता है जहां पे आप टीएसआर करते हैं, टीआरटी चलाई जाती है, लंबा पैच होता है, कंटिन्यूअस होता है ना, बट दैट इज नॉट आइसोलेटेड, दैट इज थ्रू, दैट इज थ्रू। तो फर्क यहाँ पर क्या है, आइसोलेटेड ऊपर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस है, 5-7 स्लीपर, 10-12 स्लीपर, 1 या 2 रेल लगातार एक के पीछे एक ऐसा बदली कर दिया। तो ये हो गया कैजुअल रिन्यूअल में आइसोलेटेड लोकेशंस ऑफ कंटिन्यूअस बट स्मॉल स्ट्रेचेस। ठीक है, और आगे क्या फर्क है, दीज आर नॉट
सच रिन्यूअल्स यानी कैजुअल रिन्यूअल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन। ये नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। यहां पर क्या था, स्कैटर्ड रिन्यूअल, दीज आर पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन, लेकिन कैजुअल रिन्यूअल्स आर नॉट नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन, हेंस दे कैनॉट बी कवर्ड अंडर स्कैटर्ड रिन्यूअल। इसलिए इन्हें स्कैटर्ड रिन्यूअल में हम कवर नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये दोनों के अंदर फर्क है। ये सर ये वाली लाइन नहीं समझे, पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन। क्या बोल रहे हो? ये जो लाइन है पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस। हाँ देखिए, नॉर्मल मेंटेनेंस यानी जो गैंग जो देखिए, यानी कैजुअल रिन्यूअल जो है हमारा जो है नॉर्मल मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं है। ये जो है एक लिमिट है, इस लिमिट के बाहर आ गए तो इसको हम लोग कैजुअल रिन्यूअल बोलेंगे। यानी 10 से ज्यादा रेले या 250 से ज्यादा स्लीपर हो रही तो ये कैजुअल रिन्यूअल के अंदर आएगा, स्कैटर्ड रिन्यूअल के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्कैटर्ड रिन्यूअल पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस थे, और यहाँ पर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस। तो ठीक है। सर लगातार 10 रेल बदल सकते हैं, लगातार 10। अब देखिए, इसको उस तरीके से लेना नहीं बोल सकते हम लोग, तो आइसोलेटेड नहीं होगा ना फिर वो, आइसोलेटेड बट स्मॉल पैच बोल रहा है ना, आइसोलेटेड बट जी स्मॉल सर। स्ट्रेचेस, तो बड़ा पैच हो जाएगा आपका, दैट विल कवर इन थ्रू रिन्यूअल में आ जाएगा वो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल। इसके ऊपर मेरे यूट्यूब पर वीडियो भी है, स्कैटर्ड रिन्यूअल वर्सेस कैजुअल रिन्यूअल, वो भी आप लोग देखेंगे, यही चीजें हैं, उधर पे भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, जो ना टीएफआर मैंने बताया था आपको, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल और थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर, दो चीजें यहाँ लिखी हुई है, तो ये बता देता हूं मैं यहाँ पे। देखो, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, नॉर्मली हमारी फिटिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे ट्रैक में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं वो? एक तो हमारी हो जाएगी रेल, दूसरी हो जाएगी स्लीपर रेल हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, क्या बात कर रहा हूं मैं अभी, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल की बात कर रहा था। ईआरसी हो जाएगी, उसके बाद में हमारा हो जाएगा जीआरएसपी यानी रबर पैड, ग्रूव रबर सोल प्लेट, और हमारा हो जाएगा लाइनर, चाहे वो जीएफएन लाइनर हो चाहे वो आपका मेटल लाइनर हो। 3 चीजें हमारी बेसिकली आती है। अब इन 3 चीजों को हम गौर से अगर देखेंगे तो अब देखिए, अगर टीएफआर बोला थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, तो इसमें तीनों चीजें बदलनी है। ठीक है, ईआरसी भी बदलनी, जीआरएसपी और लाइनर, तीनों चीजें बदलनी है। लेकिन मुझे आप बताएं, इन 3 चीजों में से सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होगी? GRSP का सर। ईआरसी ना। जी सर। हाँ, चाबी की लाइफ ज्यादा है, तो रबर पैड लाइनर जल्दी खराब हो जाएगी, ईआरसी उतना जल्दी खराब नहीं होगी। तो हर बार टीएफआर करेंगे तो जबरदस्ती खामा का ईआरसी बदलना, देयर इज नो लॉजिक इन इट। तो टीएफआर आर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जीआरएसपी और लाइनर, ग्रूव रबर सोल प्लेट लाइनर, चाहे वो जीएफएन लाइनर हो चाहे मेटल लाइनर हो, वो उसको हम बदलते हैं। ठीक है, और लाइनर में भी आजकल ज्यादातर जीएफएल लाइनर ही यूज होती है, तो क्योंकि वो फाइबर का मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो वो जल्दी से वो उसके अंदर डेंट पड़ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो जीआरएसपी एंड जीएफएल लाइनर बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि थ्रू फास्टनिंग फिटिंग रिन्यूअल में, इन दिस केस थ्रू फिटिंग रिन्यूअल्स विदाउट replacement of ERCs is carried out, that is only liners and GRSP or CGRSP are renewed. अब GRSP groove rubber sole plate, CGRSP composite groove rubber sole plate। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 2nd नंबर चैप्टर में, तो उसके अंदर आपको GRSP और CGRSP का फर्क वहां से आपको मिल जाएगा, इस पे हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो लाइक दिस हमने पैरा 701 कवर कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा पैरा 702। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पैराग्राफ हम कह सकते हैं रिन्यूअल के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अगर बात करेंगे तो, क्योंकि इसके अंदर रेल के रिन्यूअल के कितने क्राइटेरियाज है ये यहाँ पर डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो पैरा 702, फैक्टर्स गवर्निंग फैक्टर्स गवर्निंग परमानेंट वे रिन्यूअल, यानी कि पीवे में जो भी रिन्यूअल्स होते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स हैं हमारे, तो उनमें से हमने सबसे पहले जो ले लिया है दैट इज नथिंग बट माय
क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल। अब उसमें हम सबसे पहले रेल रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेल रिन्यूअल, यानी कि शॉर्टकट में अगर हम बात करेंगे तो TRR, थ्रू रेल रिन्यूअल, बी इट प्राइमरी और सेकेंडरी, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो आपको बता दिया भाई, किस मटेरियल से आप बदलना चाहते हैं, नए से बदलना चाहते हैं, पुराने से बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ बात हो रही है थ्रू रेल रिन्यूअल की। किसकी बात हो रही है? थ्रू रेल रिन्यूअल की बात हो रही है। ये चीज तो पक्की है। किन फैक्टर्स पे होगा? तो यहाँ पे देख लें, द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड इन कनेक्शन विद द क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल। रेल रिन्यूअल अगर करने की बात चल रही है तो कुछ जो क्राइटेरिया है वो क्या है? यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज आर गिवन। 5 अलग अलग क्राइटेरियाज दी गई है। सबसे पहले हमें जो क्राइटेरिया दी गई है दैट इज नथिंग बट, सबसे पहले जो क्राइटेरिया दी गई है दैट इज, सबसे पहले जो क्राइटेरिया दी गई है दैट इज इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर या फेलियर। इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर या फेलियर, यानी रेल फ्रैक्चर या रेल फेलियर, या रेल फ्रैक्चर के अंदर वेल्डिंग वगैरह भी आ जाती है, ये सारी चीजें। तो इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर, कितने हमारे रिकॉर्ड में कितनी रेल फ्रैक्चर हो रही है किसी पैच में, ये यहां पर एक फैक्टर है। दूसरा, वियर ऑन रेल्स। दूसरा क्या है हमारा? वियर ऑन रेल्स, रेलों में कितना वियर हुआ, घिसाव कितना हुआ रेलों के अंदर, ठीक है। तीसरा है हमारा मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। तीसरा क्या है? मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, यानी ट्रैक को जो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने में हमें क्या दुश्वारी आ रही है, वो एक मेंटेनेबिलिटी का एक एस्पेक्ट है। चौथा पॉइंट है एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ GMT ऑफ ट्रैफिक कैरिड आउट, यानी कि सर्विस की लाइफ, यानी कि कितना GMT ट्रैफिक कैरी किया, ठीक है, या कितना कैरी कर सका। और लास्ट पॉइंट जो है रेल बदली करने का वो है प्लान बेस्ड रिन्यूअल। लास्ट पॉइंट क्या है? प्लान बेस्ड रिन्यूअल, यानी कि प्लानिंग के तहत, ठीक है। ये सारे कुछ हमारे फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये हो गए क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल के 5 क्राइटेरिया। अब इनमें से ये सारे के सारे को हम एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट पॉइंट नंबर 1, इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर। इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर के बारे में अब बात हो रही है। ये पूरा का पूरा यहां तक है ये पार्ट, ठीक है। इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर में क्या कह रहा है? अ स्पेट ऑफ रेल फ्रैक्चर on a particular sections having 5 withdrawals of rails per 10 km in a year due to fracture and or rail flaws detected ultrasonically falling in the category of IMR will have priority while deciding rail renewal। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी सेक्शन में प्रति 10 किलोमीटर में प्रति वर्ष एक साल में पर 10 किलोमीटर सेक्शन में 5 रेल बदली की गई, 5 या 5 से ज्यादा भी कह सकते हैं हम लोग, 5 रेलें बदली की जाए। किस कारण से? वो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू फ्रैक्चर एंड और, यानी दोनों चीजें, फ्रैक्चर और यूएसएफडी मार्किंग, या फ्रैक्चर या यूएसएफडी। अब देखिए, फ्रैक्चर हुआ तो रेल बदली करना है। अगर 5 फ्रैक्चर हो गए किसी पैच में, 10 किलोमीटर एक सेक्शन में 10 किलोमीटर का कोई पैच है जिसके अंदर 5 रेलें हमने बदली कर दी, सारी की सारी रेल फ्रैक्चर है, तब भी इसके अंदर वो कवर हो जाएगी। तो उस पैच का जो हमें क्या करना पड़ेगा? रेल रिन्यूअल करना पड़ेगा। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा, रेल फ्लॉस डिटेक्टेड अल्ट्रासोनिकली फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ IMR। रेल फ्लॉस डिटेक्टेड अल्ट्रासोनिकली फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ IMR, यानी कि यूएसएफडी वाले हमारे जो है रेल को स्कैनिंग कर रहे हैं और उन्हें कहीं पर IMR मिल गया, इमीडिएट रिमूवल का जो ऑर्डर हमारा होता है IMR का, वो मिल गया। इन दैट केस ऑल्सो, अगर ऐसे 5 IMR हो गए 10 किलोमीटर के सेक्शन में, तब भी रेल फ्रैक्चर के अकाउंट में रेल बदली की जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई कुछ रेलें मान के चलो 2 फ्रैक्चर हुए थे 3 IMR है, या 3 फ्रैक्चर हुए थे 2 IMR है, या 4 फ्रैक्चर हुए थे 1 IMR है, या वाइस वर्सा, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर इनको मिला जुला के क्यूमुलेटिव 5 का आंकड़ा पूरा हो रहा है 10 किलोमीटर के पैच में एक साल में, तो उस परिस्थिति में रेल फ्रैक्चर के अकाउंट पे उस पैच का क्या करना पड़ेगा? रेल रिन्यूअल करना पड़ेगा।
अब इसके अंदर एक चीज है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, रेल फ्लॉज डिटेक्टेड अल्ट्रासोनिकली फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ आईएमआर। अब आईएमआर की कैटेगरी एक तो ऑब्वियस कैटेगरी है। क्या है वो कैटेगरी? वो कैटेगरी ये है कि भाई रेल के अंदर ऐसा फ्लॉ था कि यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई को वहां पर 30 km पे कॉशन ऑर्डर इमीडिएटली इंपोज करना पड़ा। उसने सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को बताया, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, 3 दिन में बदली किया। ये तो एक ऑब्वियस आईएमआर है। बट इसके अलावा दूसरा एक आईएमआर और होता है, वो ये है कि अगर 4 मीटर के दायरे के अंदर 2 ओबीएस भी अगर आ जाए ना, ओबीएस मार्क करते हैं ना यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई ऑब्जर्व, तो अगर किसी रेल में 4 मीटर के अंदर 2 ओबीएस आ गए तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन आईएमआर। वो भी एक आईएमआर ट्रीट किया जाता है। तो उसे भी हम लोग जो है कंसिडरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर उसे भी हम यहाँ पर एज ए कंसिडरेशन ले सकते हैं, बिकॉज इट इज डीम्ड आईएमआर। ऑब्वियस आईएमआर तो नहीं है, लेकिन डीम्ड आईएमआर है, तो उसे भी हम ले सकते हैं, उसको भी हम काउंट करेंगे। बिकॉज उसके लिए भी आदेश यही है कि भाई उसको बदली करो आप 24 घंटे के अंदर। अगर किसी कहीं पे 2 ओबीएस 4 मीटर के अंदर आ गए, उस रिपोर्ट के आधार पे बदली करने का आदेश है कि नहीं? तो ये इसको भी लिया जा सकता है। तो ये हो गया रेल बदली करने के लिए। क्या कहा है कि 5 विड्रॉल्स ऑफ रेल्स पर 10 किलोमीटर इन अ ईयर ड्यू टू फ्रैक्चर एंड और rail flaws detected ultrasonically falling in the category of IMR will have priority while deciding rail renewal। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? In case the rail failures at fish plated or welded joints are predominant। अच्छा, यहां पर उन्होंने एक बात क्या की है, रेल फ्रैक्चर कहां हो रहा है, फिश प्लेटेड जॉइंट पर हो रहा है या वेल्डेड जॉइंट पर हो रहा है? तो उसमें तो आमतौर पे क्या होता है, अगर रेल फ्रैक्चर फिश प्लेटेड जॉइंट पर हो रहा है या वेल्डेड जॉइंट पर हो रहा है, तो वहां पर बहुत एक चीज वो क्लियर ये होती है कि भाई वहां पर होल हुए होते हैं, वहां हमारा चेम्फरिंग बराबर नहीं होता है, वहां पर पैकिंग बराबर नहीं होती है, तो वहां पर फटके वगैरह लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे से फ्रैक्चर एक हो जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये तो क्लियर है कि फ्रैक्चर हो जाता है इसी जगह पे। तो वहां पर क्या करें, इन केस रेल फेलियर्स एट फिश प्लेटेड और वेल्डेड जॉइंट्स आर प्रीडोमिनेंट, तो उस परिस्थिति में क्या करें, एंड क्रॉपिंग विथ और विदाउट वेल्डिंग कुड बी कंसिडर्ड। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर रेल रिन्यूअल क्या किया जाए, पहला मैनुअल जो क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है, मैनुअल कह रहा है कि भाई आप क्या करें, एंड क्रॉपिंग करें। ये शायद मुझे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सपोज मेरी 2 रेल है, समझो ये मेरी 2 अलग अलग रेल है, इसको आप अज्यूम करें कि दीज आर माई रेल्स। ठीक है, 2 रेलें हैं ये। अब यहां पर कुछ होल्स वगैरह हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही होल होते हैं रेलों के अंदर। ठीक है, अब आमतौर पे जो फटके वगैरह लगने की वजह से जो है फ्रैक्चर्स होते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसी हिस्ट्री है कि भाई जो फ्रैक्चर हुआ है पास्ट में, दैट इज फ्रॉम कहां पर हो रहा है, फिश प्लेटेड या वेल्डेड जॉइंट्स में हो रहा है, तो वहां पर जो है नॉर्मली जो है होल से ही क्रैक प्रोपोगेट होता है। दिस इज सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। भाई ऐसा ही होता है ना कि हल्का हल्का कुछ क्रैक वगैरह हुआ रहता है, फिर बाद में ये प्रोपोगेट हो जाता है एंड देन इट बिकम्स फ्रैक्चर। समटाइम्स वो इस तरीके से भी हो जाता है कि इनके बीच में से गोला उड़ना, जिसको हम लोग फील्ड की भाषा में बोलते हैं, हेड उड़ जाता है कि नहीं? तो ऐसा अगर कहीं है, तो उस परिस्थिति में हमारा मैनुअल क्या कहता है कि अगर कहीं पर ऐसा हिस्ट्री है कि भाई आपकी जो फिश प्लेटेड जॉइंट या वेल्डेड जॉइंट से बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो रहे, तो वहां पर सीधे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिन्यूअल, तो सबसे पहले आप ये काम करें कि भाई इसको कट करें आप। अब क्या करें, इसे क्रॉप करें। ये जो एंड से इन्हें क्या आप करें, क्रॉप करें। इनको क्रॉप कर दिया आपने, यानी कि जो पोर्शन में जो फ्रैक्चर होने के चांसेस है उनको क्रॉप कर दिया। अब उसको क्रॉप करके फिर बाद में क्या किया जाए, क्रॉप कर दिया आपने, अब यहाँ पे से जो है आप जितने भी जगह पे क्रॉपिंग है वहां पर नई रेल लाके डाल दें, या ये कहा जाए कि उनको जो है आपस में जोड़ दिया जाए। चाहे उन्होंने क्या कहा, चाहे फिश प्लेटेड जॉइंट से या वेल्डिंग से, यानी कि उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिया कि जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे दोनों चीजें बता रहा हूँ, या तो मैं मेरे पास ऑप्शन है कि आइदर आई एम गोइंग टू वेल्ड इट बोथ द साइड्स, या तो मैं दोनों तरफ वेल्डिंग कर दूं, तो ये हो जाएगा विथ वेल्डिंग,
या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि भाई एक तरफ वेल्डिंग किया एक तरफ पट्टी लगाया, या फिर विदाउट वेल्डिंग, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यानी कि जो होल्स वगैरह उसको एलिमिनेट कर देना। यहाँ उनका कहने का मतलब ये है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्या कर रहा है, थ्रू रेल रिन्यूअल इज ऑल्सो अलाउड इन लोकेशंस ऑफ ट्रैक। चलो ये एक क्राइटेरिया हो गया, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया अभी, जो हमने पहला क्राइटेरिया लिया था उसको मैं यहाँ लिख देता हूं। फाई रेल विड्रॉवल पर 10 किलोमीटर पर ईयर, है कि नहीं? फाई रेल विड्रॉल पर 10 किलोमीटर पर ईयर, एक क्राइटेरिया तो ये था हमारा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया देखें आप, नीचे लिखा है थ्रू रेल रिन्यूअल इज ऑल्सो अलाउड, थ्रू रेल रिन्यूअल इज ऑल्सो अलाउड इन लोकेशंस ऑफ ट्रैक, इन लोकेशंस ऑफ ट्रैक। कहां पर थ्रू रेल रिन्यूअल अलाउड है? जहां पर मोर देन 30 more than 30 defective welds per track kilometer are existing, more than 30 per track kilometer are existing। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने डिलीट कर दिया था गलती से, ये 5 रेल विड्रॉल्स पर 10 किलोमीटर था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक ट्रैक किलोमीटर। देखिए दोनों में फर्क है, यहाँ पे पर 10 किलोमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, मोर देन 30 डिफेक्टिव वेल्ड, मोर देन 30 डिफेक्टिव वेल्ड पर ट्रैक किलोमीटर। एक ट्रैक किलोमीटर में 30 से ज्यादा रेलें, 30 से ज्यादा वेल्डिंग डिफेक्टिव है। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक ट्रैक किलोमीटर कहा, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एलएच रेल भी आ गया, आरएच रेल भी आ गया, दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो मोर देन 30 डिफेक्टिव वेल्ड्स। अब ये जो है आमतौर पे जो कोई जो है पुराना कोई सेक्शन होगा वहां मिलेगा, जहां पर कभी किसी जमाने में फिश प्लेटेड ट्रैक रहा होगा, उसको वेल्ड करके एसडब्ल्यूआर बनाया गया, बाद में एलडब्ल्यूआर बना रहे होंगे, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि पुरानी वेल्डिंग वगैरह होगी, तो वहां ये क्राइटेरिया काम आ सकती है। नहीं तो नॉर्मली ये वाली 5 विड्रॉल्स पर 10 किलोमीटर पर ईयर तो ये होना ही होना है। तो ये इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर में दो चीजें बता दी गई है। इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर के अंदर दो चीजें हमने देख ली। पहला क्राइटेरिया हमारा है कि भाई 5 रेल विड्रॉल्स पर 10 किलोमीटर पर ईयर, और दूसरा मोर देन 30 डिफेक्टिव वेल्ड। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1, इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर, ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वियर ऑन रेल्स। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है, वियर ऑन रेल के अंदर ना बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसे हम देख ले। वियर ऑन रेल्स के अंदर सबसे पहला है लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन। सबसे पहला क्या है, लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन। तो लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन का क्या है कि भाई जो हमारी रेल का सेक्शन होगा 52 kg या 60 kg रेल है, तो उसका लॉस टोटल कितना हुआ है, लॉस इन सेक्शन इन परसेंटेज, लॉस इन सेक्शन इन परसेंटेज 6% हुआ 52 kg में अगर, तो हम जो है रेल रिप्लेसमेंट करेंगे। 7% अगर हो गया 60 kg सेक्शन में, तब भी हम लोग रेल रिप्लेसमेंट लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन के नाम पर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गई बात। अब इसको लेना कैसे, लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन लेना कैसे, तो इसके पास इसके लिए दो तरीके हमारे पास। पहला तो है रेल वियर में भी डिटरमाइंड बाय एक्चुअल वेमेंट, यानी एक्चुअल वजन किया जाए, टेकिंग या फिर दूसरा क्या है, टेकिंग रेल प्रोफाइल एट एंड्स आफ्टर अनफिशिंग। एक मिनट, किसी का क्वेश्चन है, 5 रेल मींस हाउ मच लेंथ इन एलडब्ल्यूआर। एक रेल यानी कि अब वो रेल का सेक्शन, यहाँ पे रेल की जो बात हो रही है, रेल हमारी अगर स्टैंडर्ड रेल की बात की जाती है तो 13 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पर रेल विड्रॉल की बात होती है। देखिए अभी हम जो है रेल जब बदली करते हैं तो हमारा कभी जो है 6-7 मीटर का टुकड़ा 6.5 मीटर का भी होता है, कभी 13 मीटर का भी होता है। तो यहाँ पर जितनी भी रेल का यहाँ पर लेंथ की बात नहीं हुई है, खाली रेल विड्रॉल की बात हो रही है। जब भी हम रेल विड्रॉल करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेंथ का नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस किस चीज का वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ये है कि मेरा सेक्शन है, यहाँ पर ये रेल है मेरी। ठीक है, जब भी मेरा फ्रैक्चर हुआ या किसी भी अकाउंट में हमने रेल बदली किया फ्रैक्चर के नाम पर, तो यहाँ पर जो है मेरे 2 जॉइंट पैदा हो जाते हैं। अब 2 जॉइंट पैदा होने से प्रॉब्लम एक्चुअली यही है
ये यहाँ पे समझो एक फ्रैक्चर हुआ, समझो फ्रैक्चर यहाँ पर हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्रैक्चर ले लिया, यहाँ पर फ्रैक्चर है। अब मैंने ये फ्रैक्चर को अटेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा 2 जगह पर, और ये 2 कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर फिर एक नई रेल डालूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पर एक नई रेल लाकर डालूंगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब भी हम नई रेल डालते हैं, जब भी हम नई रेल डालते हैं, तो होता यह है कि भाई यहाँ पर दोनों तरफ वेल्डिंग करनी पड़ती है, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेटल का इंट्रूजन हो जाता है हमारे ट्रैक में। एक्स्ट्रा मेटल का इंट्रूजन हो जाता है, एक्स्ट्रा मेटल क्या हो जाता है मेरे ट्रैक में ऐड हो जाता है, दैट अफेक्ट्स एडवर्सली, उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो कभी जब हम लोग वहां पर जाएंगे तो उस बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वजह से हमको जो है ना, ये जो फैक्टर है ना, जब बार बार रेल बदली करेंगे ना, बार बार, यानी इसका लेंथ का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, लेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो 13 मीटर की हो, 6 मीटर की हो, चाहे 26 मीटर की होने दो, 39 मीटर की होने दो। भाई रेल बदली किया तो हमारा क्या है, एक रेल बदली किया, छोटा हो बड़ा हो तो 2 वेल्ड आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये फैक्टर था उसका। अब हम लोग बात करते हैं हमारे, अब हम बात करते हैं किसके बारे में हम बात करते हैं, वियर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब वियर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वियर में बहुत सारे क्राइटेरिया है। पहला हम पढ़ रहे हैं लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन। तो लिमिटिंग लॉस इन रेल सेक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर रिकमेंडेड रेल सेक्शन शाल बी एज फॉलोज। 52 kg की अगर रेल होगी तो लॉस इन सेक्शन अगर 6% हो गया तब हम रेल बदली करेंगे, 60 kg है तो 7%। अब इसको 2 तरीके से हम लोग ले सकते हैं, लॉस इन सेक्शन को 2 तरीके से लिया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक रेल बना देता हूं, यहाँ पर मैं एक रेल बना देता हूं। सपोज ये मेरी एक रेल का सेक्शन है, चाहे 52 की बोलो आप, चाहे 60 की, इसको जो भी आप समझो, ठीक है। एक रेल हमने बना दी, समथिंग कच्चा पक्का इस तरीके से। अब इस रेल, ये नई रेल है सपोज, ये इसका प्रोफाइल जैसा भी होगा, ओके। अब ये यूज होगी सेक्शन में, तो इसके अंदर अलग अलग जगह से इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस इन सेक्शन होगा। कुछ तो होगा कि भाई इसके अंदर कुछ घिसाव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फेंट कलर से ले रहा हूं, समझो टॉप लेवल से, यानी वर्टिकल वियर कुछ हो गया, कुछ मेरा हॉरिजॉन्टल वियर हो गया, कुछ मेरी लाइनर बाइटिंग हो गई सपोज, है कि नहीं, कुछ मेरी लाइनर बाइटिंग हो गई, और कुछ मेरे सेक्शन का जो है करोजन भी हो गया, कुछ मेरे सेक्शन में क्या हो गया, करोजन हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ये जो बना रहा हूँ ना लाइट लाइट कलर, यानी कि इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, चाहे यहाँ पे वियर हो रहा है, चाहे करोजन हो रहा है, लाइनर बाइटिंग हो रही है, वर्टिकल वियर, हॉरिजॉन्टल वियर, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है कि जो इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का लॉस हो रहा है कि नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का लॉस हो रहा है। तो अब इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि पहला तरीका तो ये है कि भाई बाय एक्चुअल वेमेंट, यानी कि रेल को जो है वजन करके, जैसे मैंने कहा कि 60 kg की रेल, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं 60 kg की रेल, तो 60 kg पर मीटर की रेल है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इसका वजन 60 kg नहीं रहता, 60.34 या समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वट हम चलो 60 kg ही पकड़ते हैं, हम चलो पकड़ के चलते हैं 60 kg। व्हाट इज मीन बाय 60 kg रेल, यानी 1 मीटर का टुकड़ा 60 किलो का है, ठीक है। अब ये 60 किलो का आप 7% निकाल लें, अगर उसका वजन उतने लिमिट के अंदर रहा तो बहुत अच्छी बात, उस लिमिट के अंदर रहा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रेल बदली करना पड़ेगा कि भाई इसका ओवरऑल लॉस ऑन सेक्शन जो है 7% से ज्यादा हो गया है। 60 kg का मतलब अगर परसेंटेज में निकाले तो इसको हम लोग ले सकते हैं कि इसका आ जाएगा आंसर 0.93, यानी कि 55.8, यानी करीब 60 kg की रेल अगर आपकी है तो उसका वजन जब अगर पर मीटर 56 किलो, ठीक है ना, पर मीटर कितना, 56 किलो से अगर कम हो जाए, लमसम में बात कर रहा हूँ, 60.34 लेते तो 56 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो अगर 56 किलो से वजन कम हो जाए लमसम पर मीटर, तो आप ये समझ जाए कि ये सेक्शन का जो है रेल रिन्यूअल हमको लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन के नाम पर करना है। अब ये तो एक उन्होंने तरीका बता दिया, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। रेल बदली करना है के लिए तो क्या मैं उसको रेल का तो काट के निकालूंगा, हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि मैंने कोई रेल बदली की होगी, मैंने मेरे सेक्शन में कोई रेल बदली की होगी, तो उसका जो है वेट उसके लेंथ के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक कि भाई रेल को काट के निकालेंगे सेक्शन में से 1 मीटर 2 मीटर और वजन करेंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन ये उन्होंने तरीका बता दिया कि एक्चुअल वेवमेंट से हमको पता चल सकता है, एक्चुअल वजन लेने से। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका ये है कि हमारी रेल है, इसका वॉल्यूम का लॉस, लॉस इन सेक्शन वॉल्यूम में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा, वेट में भी होगा। वेट तो हमने देख लिया। वॉल्यूम में अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो है रेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए वॉल्यूम के अंदर तीन चीज आ जाती है। अब अगर रेल की अगर बात करेंगे तो लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ रेल की अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट विल बी, इसको ऐसा बोल सकते हैं लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया, है कि नहीं। अब लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, जो भी चेंजेस होंगे एरिया के अंदर होने वाले, यानी लेंथ तो हमारी फिक्स है भाई, लेंथ तो जितना भी ट्रैक रहेगा वो तो रहेगा ही, एरिया का फर्क है। तो अगर एरिया को चेक करेंगे हम लोग, इसका एरिया जो है स्टैंडर्ड रेल का एरिया हमें पता होगा, और एक्चुअल रेल का प्रोफाइल हम लोग प्लॉट करेंगे। एक्चुअल रेल का प्रोफाइल देखा ना, टेकिंग रेल प्रोफाइल एट एंड्स आफ्टर अनफिशिंग जॉइंट, टेकिंग रेल प्रोफाइल एट एंड्स यानी क्रॉस सेक्शन के एंड में एरिया रेल का प्रोफाइल निकल जाएगा आफ्टर अनफिशिंग जॉइंट यानी पट्टियों को खोल के, एंड टेकिंग रेल प्रोफाइल विद स्पेशल प्रोफाइल मेजरिंग गैजेट, यानी प्रोफाइल मेजरिंग गैजेट को ये होगा, अब हम उसको यूज करके एक्चुअल एरिया क्या है वो निकालेंगे। इसमें बहुत तरीका है, पहले लोग लेड स्ट्रिप्स वगैरह लगाते थे, उससे लेते थे और उसको प्लॉट किया जाता था। आजकल कुछ गैजेट्स वगैरह भी हैं, उसको भी यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका चाहे एक्चुअल वेमेंट का हो चाहे एक्चुअल प्रोफाइल लेने का हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये परसेंटेज 52 केजी में कितना, 60 केजी में कितना। तो ये हो गया एक लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन। इस लिमिटिंग लॉस ऑफ सेक्शन के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें करोजन भी आ जाएगा, उसमें वर्टिकल वियर भी आ जाएगा, उसमें हॉरिजॉन्टल वियर भी आ जाएगा, सारी की सारी चीजें आ जाती है। ओके, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2, इसी वियर के अंदर पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, वियर ड्यू टू करोजन। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, वियर ड्यू टू करोजन, यानी जंग लगने की वजह से जो वियर हुआ। इसमें क्या क्राइटेरिया है, करोजन बियॉन्ड 1.5 मीटर इन द वेब और फुट, रेल की वेब और रेल की जो फुट है, इसमें करोजन बियॉन्ड कितना, करोजन बियॉन्ड 1.5 मीटर इन द वेब और फुट में बी टेकन एज क्राइटेरिया फॉर वियर ड्यू टू करोजन, यानी वियर ड्यू टू करोजन में ये जो रेल की जो वेब होगी और उसकी फुट, इसके अंदर 1.5 mm से ज्यादा, 1.5 mm से ज्यादा अगर इसका सेक्शन का लॉस हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया ना थोड़ा सा, अगर 1.5 mm से ज्यादा अगर करोजन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन अकाउंट ऑफ करोजन वी कैन रिप्लेस दिस रेल। आगे कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकलाइज करोजन सच एज करोजन पिट्स especially on the underside of the foot and liner biting etc on rail foot act as stress raisers for the origin of fatigue cracks and would necessitate renewals। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो है 1.5 mm का जो है वेब के अंदर या फुट के अंदर करोजन होता है अगर, तो क्या होता है, उसको क्राइटेरिया लिया जा सकता है रेल बदली करने का। इसमें कहा जा रहा है करोजन पिट्स यानी रेल का जो नीचे का हिस्सा, रेल का अंडर साइड नीचे का हिस्सा, यहां पर अगर करोजन हो गया, या लाइनर बाइटिंग, लाइनर बाइटिंग हम सभी जानते हैं अक्सर लोग कि जहां पर हम लोग लाइनर लगा के ईआरसी लगाते हैं, तो जो भी हमारा जो है मॉइस्चर अगर हमारे ट्रैक को कहीं मिलता है तो बाकी जगह पर तो क्या होता है, जैसे भी यहाँ पर पानी पड़ा तो ये सब हवा लगेगी थोड़ा टाइम बाद सूख जाएगा, लेकिन जिस हिस्से में लाइनर लगी होगी उस हिस्से में वो काफी समय तक वो वहां पर ही टिका हुआ रहता है। ये लाइनर समझो मैंने बनाई, ठीक है, ये मेरी समझो लाइनर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी जगह तो पानी निकल के चला, लेकिन यहाँ पर आके वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो जब वो बहुत टाइम टिका रहता है तो क्या करता है, इसको रस्ट कर देता है, जंग लगा देता है, दैट इज नथिंग बट लाइनर वाइटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, एक्ट एज ए स्ट्रेस रेजर। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस रेजर, यानी कि यहाँ पर क्या है, सिंपल हमारा बेसिक जो है इसके अंदर फिजिक्स बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड या कहो कि फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर वो कह रहा है स्ट्रेस रेजर, जब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो जब वैल्यू थी तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही थी, जब मेरा यहाँ कुछ करोजन होगा तो इसका क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा ना,
एरिया कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो एरिया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में नंबर छोटा है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस रेजर। ठीक है, फॉर द ओरिजिन ऑफ फटीग क्रैक। तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहीं पे स्ट्रेस ज्यादा एक्ट करेगा। और इसको अगर दूसरी अगर हम भाषा में बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चरल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेस एरिया कम है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। दिस विल बिकम योर, क्या कहा जाएगा इसको हम लोग? क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि यहां से टूटने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है ओरिजिन ऑफ फटीग क्रैक्स वो हो सकता है। तो ये हमारा बन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। इसलिए कहा गया है कि इट नेसेसिटेट्स चेंज। यहाँ पे क्या जरूरत हो जा रही है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन बन गया, इस वजह से हमको बदली करना जरूर, वुड नेसेसिटेट रिन्यूअल। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा किस चीज के बारे में बात कर रहा है? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट वर्टिकल वियर। वर्टिकल वियर, थर्ड पॉइंट हमारा है वर्टिकल वियर के बारे में। क्या है इसको भी देख लेते एक बार हम लोग। वर्टिकल वियर इज टू बी मेजर एट द सेंटर ऑफ द रेल। अब इसको मापना कहाँ है? सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे यही कह दिया है कि जो हमारी रेल होगी इसका, अभी ये तो मैंने जो डायग्राम बनाया ये रेक्टेंगुलर बना है, ऐसा तो डायग्राम, ऐसी तो रेल हमारी नहीं होती। एक्चुअल प्रोफाइल कुछ इस तरीका है। इसके अंदर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ एंड में फिलेटिंग, यहाँ फिलेटिंग, यहाँ पर फिलेटिंग, कर्वेचर बहुत सारे। तो वर्टिकल वियर को मापना कहाँ है? सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप इसे कहाँ मापेंगे? हम इसे कहाँ मापेंगे? वर्टिकल वेयर इज टू मेजर एट द सेंटर ऑफ द रेल। रेल के सेंटर में मापना है। आइदर बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द वन आउट रेल बाय कैलिपर। अब दो तरीका है। एक तो हमारे पास कोई कैलिपर हो जिसके जो है दोनों तरफ के जो फोर्क्स वगैरह होते हैं वो लगा दिए जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, आई डोंट नो वेदर ऐसा कुछ होता है कि नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जिससे हम जो है क्या कर सकें, इसकी ओवरऑल हाइट मेजर कर सके। तो कहा, क्या कहा जा रहा है? आइदर बाय, कैसा मापा जाए? बाय प्लॉटिंग द प्रोफाइल। ठीक है, मेजरिंग द हाइट ऑफ द वो नॉट बाय कैलिपर। एक तो कैलिपर से मापा जाए, या दूसरा, दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि बाय प्लॉटिंग। बाय प्लॉटिंग यानी कि ड्रॉ करें इसका प्रोफाइल, जो क्या करें हम लोग? ड्रॉ करें बाय प्लॉटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? प्लॉटिंग करके। प्लॉटिंग का मतलब क्या है? ड्रॉ करने का। तो देखो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वर्टिकल वियर, जैसे मैं यहाँ पर वर्टिकल वियर जरा बना देता हूँ पहले से, इस हिस्से में कुछ ना कुछ वियर हुआ है, ऊपरी हिस्से में कुछ ना कुछ वियर हुआ है। तो प्लॉटिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो है कुछ लेड के स्ट्रिप्स वगैरह जो है ना इसके हेड वगैरह में आसपास में लगा दिया जाता है। और स्टैंडर्ड प्रोफाइल, फिर वो जो शेप आएगा उसको एक पेपर पे बना लिया, फिर स्टैंडर्ड शेप से कंपेयर करेंगे तो उसमें कितना लॉस हुआ वो आपको वर्टिकल वियर उधर से मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो है प्रैक्टिकली जो फील्ड में चलता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। फील्ड में आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पास एक टेम्पलेट होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होगा। यानी वो एक शीट होती है मेटल की, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको, जो कि रेल के प्रोफाइल के आकार से ही बनी होती है। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। कुछ इस तरीके से एक टेम्पलेट, जिसमें हैंडल बीच में होता है, बीच में इस तरीके का हैंडल होता है ताकि हम इसको होल्ड कर सकें। यानी एक मेटल की शीट है, पतरा जिसको हम लोग बोल सकते हैं आम भाषा में, इस तरीके से ये होता है। इसको साइड से आप इंसर्ट करते हैं। ये जो बनाया है, ये जो बना हुआ है, ये किसके लिए बना है? ये जो बना हुआ है ये किसके लिए बना है? ये बना है नई रेल के हिसाब से। किसके हिसाब से बना है? नई रेल को ध्यान में रखते बना है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस ना, नई रेल के हिसाब से। ओके, यानी जैसे 60 kg बोलो, 52 kg बोलो, जो भी होगा उसके हिसाब से अलग अलग टेम्पलेट्स आते हैं मार्केट में रेडी अवेलेबल। ये यहाँ से इंसर्ट किया हमने। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कोई वियर नहीं होगा तो आप यहाँ देखेंगे देर इज नो लाइट पासिंग एनीवेयर। बिल्कुल कोई लाइट पास हो रही है क्या? नहीं पास हो रही है। ठीक है, लेकिन
लेकिन अगर मैं ये देखता हूं कि नहीं, इस हिस्से में टॉप में कुछ हिस्से में इतना गैप डेवलप हो गया, कुछ क्या हो गया, गैप डेवलप हो गया। सो दिस गैप इज नथिंग बट, दिस गैप इज नथिंग बट माय, दिस गैप इज नथिंग बट माय वर्टिकल वियर। ये मेरा क्या है, वर्टिकल वियर। काम आपने बोला उन्होंने सेंटर में ना, तो मैं सेंटर में मार्क करता हूं। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी दोनों के बीच में, दैट इज नथिंग बट वर्टिकल वियर। ठीक है, तरीका चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसको कोई कैलिपर से मापें, चाहे आप कोई टेम्पलेट यूज करें, चाहे कुछ भी करें, मकसद हमारा ये है, ये गैप को मेजर करना। दैट इज नथिंग बट वर्टिकल वियर। यहाँ पर डायग्राम में भी बताया कि भाई नया प्रोफाइल यहाँ पर है, वो नॉट प्रोफाइल यहाँ पर, तो इनके बीच की जो दूरी है दैट इज नथिंग बट वर्टिकल वियर। ये जो ब्लर हो गया वहां पे वही लिखा है, वर्टिकल वियर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्टिकल वियर के लिए रेल रिप्लेस करना है तो कुछ ना कुछ लिमिट देनी होगी, तो उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लिमिट्स ऑफ वर्टिकल वियर। क्या कह रहे हैं, 60 kg का रेल अगर है तो 13 mm तक वर्टिकल वियर कैन बी एब्जॉर्ब्ड, यानी उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इसके आगे ना जाए। इसी तरह 52 kg की रेल है तो मैक्सिमम हाइट में 8 mm तक वर्टिकल वियर, ये जो गैप हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 mm 52 kg में और 13 mm 60 kg में, इतना तक वर्टिकल वियर इज परमिटेड। लेकिन अगर इफ इट क्रॉसेस दिस वैल्यू, उस परिस्थिति में क्या होता है, हमें रेल बदली करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वर्टिकल वियर। अब इसी के साथ में नीचे जो है हमारा लैटरल वियर भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है लैटरल वियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लैटरल वियर। ठीक है, तो लैटरल वियर के लिए क्या कहा है वो भी देख लें आप। लैटरल वियर में कह रहे हैं तो लिमिट्स ऑफ लैटरल वियर फ्रॉम रिलेइंग कंसिडरेशन इज एज फॉलोज, यानी कि लैटरल वियर के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कैसा कर दिया है, सेक्शन कैसा है, कर्व सेक्शन है या फिर आपका स्ट्रेट सेक्शन है। फिर उसके अंदर भी क्या कर दिया, फर्दर क्लासिफिकेशन ये कर दिया, ए और बी रूट है तो इतना लैटरल वियर पे हम रेल बदली करेंगे कर्व में, अगर स्ट्रेट ट्रैक है तो ए एंड बी रूट में इतना वैल्यू। इसी तरीके से, इसी की तरीके से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी और डी रूट है, ये वैल्यूज है, स्ट्रेट में अगर सी और डी रूट है तो ये वैल्यूज है। यानी लैटरल वियर, पहले तो मैं ये बता दूं व्हाट इज मीन बाय लैटरल वियर। जैसे वर्टिकल वियर हमने समझा, वैसे लैटरल वियर रेल के अंदर कुछ ना कुछ किनारे से भी घिसाव हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत घिसाव किनारे से भी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है, ठीक है, तो यहाँ साइड से भी कुछ वियर हो गया। तो अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अभी हम देख रहे हैं, यानी कि ये दिस इज कॉल्ड लैटरल वियर। इसको उन्होंने रेल सेक्शन के आधार पे नहीं लिया है, इसको उन्होंने रेल सेक्शन के आधार पे लैटरल वियर को नहीं लिया है, बल्कि जो लिया है वो लिया है रूट के आधार पर। किस आधार पर लिया है, रूट के आधार पर, और उसमें भी स्पीड के, रूट यानी कि स्पीड आई जाती है, उसमें भी सेक्शन कैसा है, कर्व्ड है या स्ट्रेट है। तो उन्होंने दो पार्ट में बेसिकली इसको डिवाइड किया है, कर्व सेक्शन यानी कर्व ट्रैक, दूसरा स्ट्रेट ट्रैक। कर्व ट्रैक में कह रहे हैं कि अगर ए और बी रूट है तो लैटरल वियर अप टू 8 mm इज एक्सेप्टेबल, लेकिन व्हेन इट क्रॉसेस दिस, जब अगर इसको क्रॉस कर जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, रेल बदली करनी पड़ेगी, भाई लैटरल वियर बहुत ज्यादा हो गई। उसी कर्व रूट में अगर सी और डी रूट होगा तो 10 mm तक, यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज्यादा दिया गया है। सिंपल बात है कि जितनी गाड़ी की ज्यादा स्पीड होगी, यानी ए और बी रूट में स्पीड गाड़ियों की ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में होगा ये कि जो है स्पीड ज्यादा होने की वजह से आउटर एज जो है ज्यादा कटेगा, ज्यादा कटेगा। अगर उसको आपने बराबर से सफिशिएंट कैंट हमको जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा, तो गेज स्लैकनेस के भी चांसेस हैं। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लैटरल वियर का वैल्यू कम दिया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखा है। सीआरडी रूट क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम होती तो 10 mm तक एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से ये तो कर्व ट्रैक के लिए था, अब स्ट्रेट ट्रैक के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेट ट्रैक के बारे में क्या, ए और बी रूट में 6 mm
और सी या डी रूट में 8 mm। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, मेन लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ डायग्राम दिया है। अ टिपिकल प्रोफाइल ऑफ द वन रेल शोइंग द मेजरमेंट ऑफ लैटरल वियर। लैटरल वियर किधर पे मतलब मेजर करते हैं वो सब यहाँ पे बताया गया। अब ये देखो एग्जाम में से ये क्वेश्चन आता है अक्सर बार। लैटरल वियर इज टू बी मेजर्ड एट डैश बिलो रेल रेल टॉप या रेल टेबल। रेल टॉप भी बोल सकते हैं, ऊपरी हिस्से को रेल टेबल ही बोल सकते हैं। इन्होंने लिख दिया रेल टॉप टेबल, यानी मैनुअल में रेल टॉप टेबल लिखा है। तो क्या है, लैटरल वियर इज टू बी मेजर्ड एट 30 into 15 mm बिलो द रेल टॉप टेबल, यानी कि रेल टेबल जो होगा, रेल का जो सतह होगी ऊपरी हिस्सा, वहां से लैटरल वियर कहाँ मापेंगे, 13 से 15 mm नीचे मापेंगे। ठीक है, यहां मैनुअल ने कहीं पे फिक्स वैल्यू दी है क्या, 13 mm, 14 mm, 15 mm, एक रेंज दी है। अब एग्जाम में हमसे जैसा भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। 13 से 15 लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, 13 mm लिखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, 14 लिखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, 15 mm लिखा है तो भी बहुत अच्छी बात है ऑप्शंस में। लेकिन अगर उसी ऑप्शन के अंदर 13 भी लिखा है या 14 भी लिखा है, या कोई दो वैल्यू 14 15, 13 15, 13 14 कुछ लिखा है, तब वहां पर जो है हम जरा परेशान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही चीजें सही होगी। ठीक है, तो कुछ पेपर्स में से एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे आपको बताना जा रहा था कि मैनुअल क्या कहता है, 13 से 15 mm रेल टॉप टेबल के नीचे इसे लैटरल वियर को मापा जाएगा। ठीक है, अब कितना लैटरल वियर हुआ उसके लिए उन्होंने तरीका क्या बताया है, वोन रेल प्रोफाइल शुड बी रिकॉर्डेड एंड सुपर इम्पोज ओवर न्यू रेल प्रोफाइल टू फाइंड आउट द लैटरल वियर। यानी स्टैंडर्ड रेल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू रेल का प्रोफाइल है ये, इसके ऊपर क्या किया हमने, वोन रेल का जो प्रोफाइल हमने बना लिया। जो लेट स्ट्रिप वगैरह मैं कह रहा था ना, लेट स्ट्रिप वगैरह लगाएंगे तो उसका प्रोफाइल मिल जाएगा, उसको लेके क्या करेंगे, पेपर में बना दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, उसका सिंपल मतलब ये हुआ कि भाई ट्रैक को जो है मेंटेन करने में खर्चा कितना आता है, कितना मैन पावर लगता है, ये मानी ट्रैक मेंटेन करने में कितना एफर्ट हमें लगता है, शॉर्टकट में ये बात है। तो देयर मे बी केसेस वेयर रिन्यूअल्स में बी नेसेसरी ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या क्या कंसिडरेशन है वो, पहला पॉइंट, पुअर रनिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक। क्या, पुअर रनिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेबर एंगेज फॉर मेंटेनिंग द सेम। यानी कि हमने जो है हमारा ट्रैक का रनिंग जो है बहुत बेकार है, पुअर रनिंग। अच्छा, पुअर रनिंग है तो हम क्या करेंगे, मैन पावर बढ़ा देंगे, तो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेबर मैन पावर हमने लगा दिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा, यानी कि वो एक केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसप्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पोर्शन ऑफ ट्रैक इन सेफ कंडीशन। क्या है, डिसप्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पोर्शन ऑफ ट्रैक इन सेफ कंडीशन। यानी कि आमतौर पे एक ट्रैक का जो पैच है उसमें कितना खर्चा होता है, अगर उससे ज्यादा खर्चा आ जा रहा है, यानी कोई प्रोपोर्शन नहीं, हिसाब किताब नहीं है भाई, बार बार हम जा रहे हैं, हम लेबर लगा रहे हैं, हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, हम अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन जो है खर्चा ज्यादा जा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर उसका जो है इसका ट्रैक का परफॉर्मेंस नहीं है। तीसरा हमारा है कंडीशन ऑफ रेल्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग थिंग्स। क्या है वो, कंडीशन ऑफ रेल विद रिगार्ड टू हॉगिंग और बैटरिंग, कंडीशन ऑफ रेल विद रिगार्ड टू हॉगिंग और बैटरिंग, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा स्कैबिंग, और हमारा हो सकता है व्हील बर्न, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, अदर कंडीशन सच एज एक्सेसिव कोरुगेशन ऑफ रेल्स, रेल के अंदर एक्सेसिव कोरुगेशन ऑफ रेल एज कैन बी असर्टेन्ड बाय विजुअल इंस्पेक्शन which affect running quality of track and make the track maintenance difficult should be taken into account while proposing renewal। यहाँ पे उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की है, तो इनको हम जरा समझेंगे।
देखिए क्या है, पुअर रनिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेबर एंगेज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आदमी तो लगा रहे हैं लेकिन क्वालिटी, रनिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है कि नहीं, रफ रनिंग हो रही है। या वहां पर ये कह सकते हैं हम लोग कि वहां पर हमें कुछ पीक्स वगैरह भी मिल रही है, इस तरीके से कुछ इंस्पेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन नोट्स आ रहे हैं। तो एक तो वो पैच हो गया, एक तो वो पैच हो गया, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है, डिसप्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पोर्शन ऑफ ट्रैक इन सेफ कंडीशन, यानी खर्चा ज्यादा जा रहा है, वो भी एक ही बात हो गई। खराबी इतनी ज्यादा है कि बार बार अटेंशन करना पड़ रहा है। तीसरा वो है, वो ये है कि कंडीशन ऑफ रेल विथ रिगार्ड टू हॉगिंग, बैटरिंग, स्कैबिंग एंड व्हील बर्न, यानी कि ये जो है ये हमारे बैड मेंटेनेंस की वजह से या ऑपरेशनल डिफेक्ट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। हॉगिंग एंड बैटरिंग जो है हमारा बैड मेंटेनेंस प्रैक्टिस है। मेंटेनेंस जब सही से आदमी नहीं करेगा तो उसके अंदर हॉगिंग या बैटरिंग होगी। हॉगिंग और बैटरिंग जैसे हम जानते हैं कि ये जो दो तरीके की रेल के अंदर डिफेक्ट है। मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पे बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें। हॉगिंग मतलब क्या, हॉगिंग का मतलब ये है कि हमारा कोई जॉइंट है, फिश प्लेटेड जॉइंट है, और उसका हमने मेंटेनेंस सही से नहीं किया, उसके अंदर पैकिंग की जरूरत है, उसको फिटिंग टाइट करने की जरूरत है, सारी की सारी चीजों की जरूरत है। अब हम ध्यान नहीं दे रहे तो रेल क्या हो जा रही है हमारी, जो रेल हमारी कहीं सीधी सीधी रेल थी हमारी, अब ये रेल के अंदर क्या हो जा रहा है, इसके अंदर रेल हमारी बेंड हो गई ना। अब अगर मैं दो जॉइंट बना दूं, दो रेलें, समझो हमारी दो रेलें हो गई, लाइक दो रेलें हमारी समझो है ये दो रेलें हैं। ओके, अब ये दोनों रेलों के जो है बीच में इसका हमने मेंटेनेंस बराबर नहीं किया, यहाँ पे फिश प्लेटेड जॉइंट बंधी हुई है, हमने जो है ध्यान बराबर से नहीं दिया, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट प्रॉपरली। उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में ये होगा कि थोड़े दिनों के बाद इसके अंदर कुछ जो है जॉइंट थोड़ा सा डिप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा। अब नॉर्मली जब जॉइंट नीचे जाता तो हम पैकिंग करते, रिगेन कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने इसको इग्नोर कर रखा बहुत दिनों तक, वी आर इग्नोरिंग इट, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट प्रॉपरली, तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद ये इस तरीके से, थोड़ा मैंने एग्जैजरेटेड बता दिया, इतना नहीं होता, लेकिन मोटा मोटी तौर पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जॉइंट हमारा क्या हो गया, नीचे चला गया, जॉइंट हमारा नीचे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग। क्योंकि हम मेंटेनेंस अगर बराबर करते, अटेंशन करते, तो ये नहीं होता। दूसरा ये है कि हमने जो है जॉइंट के गैप में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो क्या है, दोनों रेल के एजेस को बार बार फटके लग रहे। रेल के एजेस जो है, ये एक रेल है और ये दोनों दूसरी रेल है, इसमें गैप बहुत ज्यादा हो गया, गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, हैमरिंग इफेक्ट है कि नहीं। हैमरिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इसके एंड जो है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो गए, हैमरिंग से चिपटे हो गए, दैट इज कॉल्ड बैटरिंग। तीसरा है स्कैबिंग, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, रेल का ऊपरी हिस्सा खराब हो गया, कहीं पर ट्रैक्टिव एफर्ट कम था, जबरदस्ती ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, व्हील बर्न हो गया, व्हील बर्न भी एक डिफेक्ट है कि नहीं। अगर ये सारी की सारी चीजें अगर हमको कहीं देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी चीजें, इनमें से कोई चीज हमको, व्हील बर्न भी मैं बता दूं, व्हील बर्न में क्या होता है, ये जो है इस तरीके से हमारा रेल है और ड्राइवर जो है गाड़ी की ट्रैक्टिव पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चक्का गाड़ी चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में होता क्या है, गाड़ी आगे बढ़ तो नहीं रही है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन कुछ इस तरीके से जो है चक्का घूमने की वजह से ऊपरी हिस्से में, मैंने थोड़ा ज्यादा बताया, इस तरीके से व्हील बर्न हो जाती है, बिल्कुल चांद की शक्ल में इस तरीके से बन जाता है। ओके, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो है हमारे मेंटेनेबिलिटी के एस्पेक्ट में आ जाता है। ये किस में आ जाता है, हमारे मेंटेनेबिलिटी में आ जाता है ना। ये देखो, ये गाड़ी की चक्का चल चल के इसने इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पर हमें जो है ट्रैक जो है, यानी कंडीशन बेसिस इसको हम बोल सकते हैं कि हमें बदली करना है, कंडीशन बेसिस हम बोल सकते हैं कि इसको हम बदली करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट की है, वो ये है कि एक्सेसिव कोरुगेशन ऑफ रेल, एक्सेसिव कोरुगेशन ऑफ रेल। ये कुछ डिफेक्ट दिखाने के बाद में अभी एक्सेसिव कोरुगेशन के बारे में हम बात करते हैं। एक्सेसिव कोरुगेशन का मतलब क्या है कि भाई रेल की जो सतह है, ऊपरी सतह,
रेल का जो टॉप मोस्ट पार्ट है आमतौर पे बिल्कुल सीधा रहता है। ओके, बिल्कुल ये क्या है, इट इज सीधा दिखाई दे रहा है हमको, सॉरी, रेल की ऊपरी सतह बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, यानी हेड का पार्ट सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये पाऊं कि इसकी जो ऊपरी हिस्सा है इसके अंदर कुछ ना कुछ अंड्यूलेशंस आ जाए, यानी वेवीनेस, क्या कह रहे हैं हम, वेवीनेस आ जाए, रेल के अंदर क्या हो गया, वेवीनेस आना शुरू हो जाए। ठीक है, क्यों, कंटिन्यूअस गाड़ी चलते चलते इसके अंदर जो है, लाइक डिफिकल्ट टू मेक इट, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाता हूं तो बताना मेरे लिए आसान होगा। इसका जो एक हिस्सा मैंने ले लिया यहाँ पर, समझो ये रेल का ऊपरी हिस्सा है। ओके, अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग इज, इसका कुछ हिस्सा जो है ना, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है हमको। ओके, थोड़ा सा कोशिश किया मैंने बताने के लिए। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, एक्चुअली स्पीकिंग मैंने बहुत ज्यादा बना दिया है, इतना ज्यादा नहीं होता, ये बहुत मामूली सा हुआ करता है। ओके, लेकिन लॉन्ग पिच होती है, इसकी पिच कैसी होती है, बहुत लंबी पिच होती है, इसकी पिच जो होती है लंबी होती है। ठीक है, ये समझिए मेरा रेल का हेड है ये इतना बड़ा, इसके अंदर ऊपरी हिस्से में बिल्कुल मामूली, यानी कि अगर मैं बात करूं मेरा हेड कहाँ तक है, तो मेरा हेड एक्चुअल में यहाँ तक है, लेकिन ऊपर की कुछ हिस्सा है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना ही ये अंड्यूलेशंस आ गए, यानी कि इसके अंदर अंड्यूलेशंस आ गए, ऊपर नीचे इस तरीके से, तो विजुअल इंस्पेक्शन से हमको दिखाई दे रहा है। दैट इज नथिंग बट कॉरुगेशन, कॉरुगेशन बोलते हैं ना, एसी शीट, एस्बेस्टस सीमेंट शीट, तो वो क्या होती है, कॉरुगेटेड शीट बोलते हैं ना, कॉरुगेशन के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं। फाइबर के भी आजकल आते हैं, जीआई के भी आते हैं पतरे, है ना, तो कॉरुगेटेड शीट बोलते हैं ना हम लोग उसको, क्या कहते हैं उसको, कॉरुगेटेड। तो ये वहां यहाँ पर भी क्या हमको दिख रहा है, कॉरुगेशन दिखाई दे रहा है। तो रेल के अंदर अगर कॉरुगेशन आ गई, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, रेल में अगर कॉरुगेशन आ जाती है ना, तो गाड़ी जब चलती है तो क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग रन में लंबी लंबी पिच में यहाँ पे कॉरुगेशन है, जब यहाँ से गाड़ी पास होती है तो यहाँ पर एक्सेसिव वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ कॉरुगेशन होता है, तो रोरिंग साउंड आती है, क्या होता है, रोरिंग साउंड, दहाड़ने जैसी आवाज, यानी कि बहुत तेज वाइब्रेशन आता है, जिस वजह से बार बार फिटिंग्स हमारी निकल जाती है, फिर कोई मैन पावर भेजो उसको। तो अगर ये सारी चीजें अगर ये सारी की सारी चीजें हैं, तो जो है मेंटेबिलिटी के आधार पे हमको रेल बदली करना है। इसमें सिर्फ उन्होंने नीचे एक रिमार्क दे दिया हुआ है, हमें नीचे कुछ रिमार्क दे दिया है, वो देख लेना है हमें। रिन्यूअल ऑफ रेल्स ड्यू टू हॉग्ड एंड बेटर रेल एंड शुड बी कंसिडर्ड ओनली इफ अदर रेमेडीज हैव नॉट बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव। अब मैंने आपको हॉगिंग और बैटरिंग बताया था थोड़ा टाइम पहले। हॉगिंग और बैटरिंग में जो हमने देखा कि हमारा पुअर मेंटेनेंस की वजह से कि रेल या तो बेंड हो गई या तो गैप ज्यादा आने से हैमरिंग हो गई, तो वहां पर क्या करना है हमें, उन हिस्से को काट करके, क्या करना है, उस हिस्से को काट करके जोड़ देना है, और क्या बोलते हैं, नई रेल डाल के वेल्डिंग कर दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन अब बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट से सबको जमा करके एक जगह नई रेल डाल दी जाएगी, ये भी किया जा सकता है कि नहीं, ये भी किया जा सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ये इफेक्टिव नहीं है, अरे बहुत सारी जगह पर इफ इज नॉट फाउंड टू बी इफेक्टिव, तो उस परिस्थिति में ही रेल बदली करें, नहीं तो हॉगिंग और बैटरिंग में मेंटेनेबिलिटी के आधार पे आप रेल बदली ना करें, यहाँ उनका कहने का मतलब ये है। ये हमारा पॉइंट हो गया सी, मेंटेनेबिलिटी वाला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिन्यूअल ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ जीएमटी। नेक्स्ट हमारा है रिन्यूअल ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड, यानी कि कितना ट्रैफिक पास हुआ मेरे रेल से, कितना ट्रैफिक रेल से मेरे पास हुआ, उसके आधार पे है। ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है देख लेंगे एक बार। हमारा रेल सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और हमारे पास दो कैटेगरी की रेल है हमारे पास,
आज की तारीख में, इससे भी ज्यादा भी है। नॉर्मली जो पॉपुलरली प्लेन ट्रैक में चलती है वो है 72 यूटीएस, 90 यूटीएस। इसके अलावा 110 यूटीएस भी होती है, लेकिन स्पेशल लोकेशंस पे लगती है। नॉर्मली तो 72 यूटीएस और 90 यूटीएस की रेल हमारी हुआ करती है। तो ठीक है, तो रेल के सेक्शन के आधार पे और कितना यूटीएस की रेल है उसके आधार पे कुछ जीएमटी की वैल्यूज दी है, ग्रॉस मिलियन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर रेल। जैसे फॉर एग्जांपल 60 केजी की रेल है हमारे पास, मिसाल के तौर पे 72 यूटीएस की, तो 550 जीएमटी हो गया, तो भाई रेल रिन्यूअल कर देंगे हम लोग, रेल बदली कर देंगे। 52 केजी है 72 यूटीएस तो 350। इसी की जगह पर अगर 90 यूटीएस की रेल है तो 550 की जगह 800 जीएमटी तक चलेगी। 52 केजी की अगर 90 यूटीएस की तो 525, है कि नहीं। ये लाइफ के ऊपर रेल की हो गया। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या बोला जाता है, लाइक life of 90 UTS rail is 50% more than that of 72 UTS rail. Is it true or false? Yes or no? ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, इफ वी कंपेयर इट, यानी सेम रेल सेक्शन लेकिन यूटीएस में फर्क है, तो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई हाँ करीब करीब 50% का फर्क है। जैसे कि अगर 52 केजी में आप लोगे तो 350 का 150 करेंगे तो 525 एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाता है। फिगर आपका 525 बराबर आता है। 350 इंटू 1.5 आप करके देख ले, 350 इंटू 1.5 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट 525 आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप 60 केजी में आएंगे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। 550 इंटू 1.5 आप करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली 800 नहीं मिलेगा, वो वैल्यू कुछ ना कुछ अलग होगी। दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट। लेट मी डू इट फॉर यू। 550 इंटू 1.5 तो ये आता है 825। कितना आता है? 825। तो यहाँ पर तो 800 लिखा है, यहाँ पर तो 800, इसलिए मैंने कहा कि एग्जैक्टली 60 केजी में नहीं आता। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर हम कहें तो बोल सकते हैं कि यस हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 90 यूटीएस रेल की जो स्ट्रेंथ है 50% मोर देन दैट ऑफ 72 यूटीएस रेल, है कि नहीं। उससे कम 150% है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ये वैल्यू के ऊपर है जिसे हमें याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा, इसमें यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है ना, पैरा करेक्शन स्लिप नंबर 2 में ये सारी चीजें आ गई है, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सर्विस लाइफ in terms of total GMT of traffic carried for considering through renewal of 60 kg रेल, अगर कहीं पर TRR करना है 60 kg की रेल, 90 UTS की रेल, वो 1000 GMT, 1000 GMT, आई एम हाईलाइटिंग इट, कितना? 1000 GMT on routes covered by rail grinding, provided condition of rail is satisfactory as per the other stipulated criteria। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेक्शन में 60 केजी की ही रेल हो, 60 केजी की ही रेल हो, 90 यूटीएस की ही हो, 60 केजी की रेल 90 यूटीएस की हो, तो उसकी लाइफ आमतौर पे 800 जीएमटी है। आमतौर पे उसकी लाइफ क्या है? 800 जीएमटी। लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है कितने तक? यानी वो कितनी वैल्यू लाइफ उसकी कितनी हो जाएगी? 1000 जीएमटी हो जाएगी। कहां पर ये हो सकता है? तो कह रहे हैं रूट्स कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग। हमारी एक रेल ग्राइंडिंग ट्रेन होती है, आरजीएम, रेल ग्राइंडिंग मशीन या रेल ग्राइंडिंग ट्रेन में जिसे कह रहा हूं। ये क्या करती है? अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको कोरुगेशन बताया था ना, कोरुगेशन आपको मैंने बताया था ना थोड़े समय पहले। ये हमारा रेल का सेक्शन है और ऊपरी हिस्से के अंदर कहीं कुछ ना कुछ, क्या कहा था मैंने, कुछ खराबी आ गई है। ऊपरी हिस्से में क्या हो गया? कुछ खराबी आ गई है। तो इसके अंदर क्या हो गया? कुछ वेवीनेस डेवलप हो गया, समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? याद है आपको? अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो वेवीनेस होती है, आमतौर पे जो देखा गया है कि ऊपरी जब गाड़ी बहुत चलती है तो रेल जो है हमारी धीरे 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 इसके अंदर, रेल के अंदर ये कोरुगेशन डेवलप हो जाते हैं।
तो ये जो कॉरिगेशन डेवलप हुआ है, अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसको आप ऐसा समझे कि जैसे कि अगर मेरा कोई एक वुडन टेबल है, लकड़े का टेबल है, और उसका जो ऊपरी हिस्सा है सरफेस, इसके अंदर कुछ अंडुलेशन आ गए। अब हमने देखा कि हाथ लगा रहे तो अंडुलेशन हमें फील हो रही है। हम कारपेंटर को बुलाते हैं, तो कारपेंटर हमारा क्या करता है? कारपेंटर सिंपली क्या करेगा, वो जो है ऊपरी हिस्से को क्या करेगा, घिस देता है, घिस के उसको निकाल देता है कि नहीं? क्या करता है, ऊपरी हिस्से को छील के ऊपरी हिस्से को क्या करता है, निकाल देता है ना, शेव ऑफ कर देता है। यानी कि वो क्या करता है, वो सारी अंडुलेशन को इधर तक घिसता है जब तक ये पूरी की पूरी खत्म ना हो। यस और नो? यही काम हमारी रेल ग्राइंडिंग ट्रेन करती है। मेरी रेल के जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर जो अंडुलेशंस है, जो भी अंडुलेशंस है, मेरी रेल ग्राइंडिंग ट्रेन क्या करती है या रेल ग्राइंडिंग मशीन क्या करती है, उन अंडुलेशंस को वो क्या करती है, उस अंडुलेशन को वो क्या करती है, निकाल देती है। दिस इज नथिंग बट रेल ग्राइंडिंग। तो ये जब एक बार रेल ग्राइंडिंग कर दिया, तो अब जो पहले जो अप्स एंड डाउन्स थे वो खत्म हो गए, तो गाड़ी अब स्मूथली चलेगी, गाड़ी हमारी स्मूथली चलेगी। जब स्मूथली चलेगी तो रेल की लाइफ बढ़ गई, जहां 800 जीएमटी था 1000 जीएमटी तक आप उसको चला सकते हैं। इसमें उन्होंने खाली एक चीज आपने और क्या क्या कहा है कि भाई ये तब हो सकता है कि जब आपकी रेल के अंदर और कोई खराबी ना हो। लिखा ना 7021 ABC यानी कि वो इंसिडेंस और रेल फ्रैक्चर वाला ए वाला। दूसरा हमारा बी क्या हो गया, वियर की क्राइटेरिया थी अलग अलग। तीसरा था हमारा मेंटेनेबिलिटी। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, 60 केजी की 90 यूटीएस की रेल है, उस रूट पे रेल ग्राइंडिंग मशीन चलती है, तो वहां पर रेल की लाइफ 1000 जीएमटी होगी। ये यहाँ पे उन्होंने कह दिया, यानी 1000 जीएमटी के बाद आप कंसिडरेशन ऑफ जीएमटी के आधार पर रेल बदली यहाँ करेंगे, उसके अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये एक हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ले लेते हैं इसी के अंदर, ये वाला पॉइंट, द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड फॉर कंसिडरिंग थ्रू रिन्यूअल ऑन ब्रिजेस। ये तो आम सेक्शन की बात, ये जो वैल्यू लिखी थी क्या थी, सेक्शन में आम जगहों की बात थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कुछ स्पेशल एसेट्स की, हमारे ट्रैक में जो स्पेशल एसेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। क्या है ये बात, द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड फॉर कंसिडरिंग थ्रू रिन्यूअल ऑन द ब्रिज प्रॉपर, ब्रिज प्रॉपर यानी ब्रिज का प्रॉपर स्पैन एंड इट्स अप्रोचेस अप टू 100 मीटर ऑन आइदर साइड। यानी कि ब्रिज का जो स्पैन होगा वो प्लस 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे। एक तो ये फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, एंड एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सच ऑफ द मेजर ब्रिजेस वेयर हाइट ऑफ बैंक इज 5 मीटर और मोर, यानी ऐसी ब्रिज जहां पर एम्बैंकमेंट 5 मीटर से ज्यादा है वहां पर, या फिर all tunnel and their approaches up to 100 meter on either side। यानी मैंने 3 अलग अलग कलर किया है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, पहले तो ब्रिज प्रॉपर एंड इट अप्रोचेस, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसका ब्रिज का स्पैन और 100 मीटर आगे 100 मीटर का पीछे का वो हिस्सा, उस पोर्शन की रेल। इसी तरह से कोई मेजर ब्रिज है जिसके एम्बैंकमेंट की हाइट 5 मीटर से ज्यादा है, वहां पर उसका स्पैन, वो जो पैच होगा वो प्लस 100 मीटर आगे और पीछे। और तीसरा कोई टनल हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ, प्लस उसके अप्रोचेस 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे। इतने जो पोर्शन होंगे यहाँ पर जीएमटी की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो 50% होगी। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका ऐसी परिस्थिति में 60 केजी 90 यूटीएस की भी रेल है, तो अब 800 जीएमटी में नहीं बदली करेंगे, 400 जीएमटी हो गई तो हम बदली कर देंगे। इसी तरह से मेजर ब्रिज है या टनल है, यहाँ पर भी जो भी वैल्यूज ऊपर हमने मिली है, आमतौर पे जो वैल्यू होती है, जो उसकी लाइफ होती है, उसके 50% पे उस रेलों को वहां पर से बदल देना है। ये इसका कहने का मतलब है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया रेल रिप्लेसमेंट या रेल रिन्यूअल का। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है प्लान बेस्ड रिन्यूअल। प्लान बेस्ड रिन्यूअल का मतलब क्या है भाई, कुछ रेलवे बोर्ड से कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई रूट को अपग्रेड कर दिया गया, या वहां पर उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसे यूज करना है ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ भी रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, प्लान बेस्ड रिन्यूअल। इसको मैं रीड कर देता हूं, आप समझ जाएंगे।
renewal to predetermined plan with the objective of modernization of the track structure on selected route in the quickest possible time. कम से कम समय में may be planned even if it involves premature renewal. यानी कि मेरे ट्रैक में कोई ऐसी कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है रेल के अंदर कि जिसके कारण हम उसको बदली कर सके। इसके अंदर क्या आएगा, ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि जैसे कि मान के चलो अगर कोई ग्रुप बी रूट था, अब उसको ए करना है, तो अब ए के क्राइटेरिया में क्या चाहिए आपको, वो आपको लेना पड़ेगा। स्लीपर है, मान के चलो बदली करना है, हमें अभी वाइड बेस स्लीपर यूज करना है, कन्वेंशनल हटाना है, हैवी स्लीपर यूज करने के बारे में बात हुई है अभी, वो लगाना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्लीपर बदली करना है। रेल मान के चलो 52 kg की थी, फर्स्ट क्लास चल रही थी, लेकिन अब क्या आ गया, अब मिनिमम कह दिया है कि 60 kg 90 यूटीएस की रेल डालो, तो ना वो वाली रेल डालेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर की बात आ रही है तो प्री मैच्योर रिन्यूअल, यानी कि उसकी कोई जीएमटी पूरी नहीं हुई, कुछ अंदर खराबी नहीं दिखी, तो भी बदली कर देना, दैट इज नथिंग बट प्लान बेस्ड रिन्यूअल। ओके, ये सारे हमारे 5 पॉइंट रेल बदली करने के हो गए। अब हमारे ट्रैक में कुछ रेले अलग असेट, एक ट्रैक कंपोनेंट रेल के शक्ल में होती है, जो रेल ही हम जिसे हम कहेंगे, उनके बारे में क्या कहा है। लाइक क्या है यहाँ पर, रिन्यूअल ऑफ स्पेशल ट्रैक कंपोनेंट्स लाइक एससीजे, ग्लूट जॉइंट्स एटसेट्रा। एससीजे, ग्लूट जॉइंट एटसेट्रा, एससीजे भी एक तरीके की रेल ही है, ग्लूट जॉइंट भी एक तरीके की रेल ही है। उनके रिन्यूअल के लिए क्या कहा है, क्या कहा है, रिन्यूअल ऑफ सच स्पेशल ट्रैक कंपोनेंट्स, यानी चाहे वो एससीजे हो चाहे ग्लूट जॉइंट हो, इनका रिन्यूअल के बारे में क्या कहा है, टू बी प्लान आफ्टर दे हैव डीजेनरेटेड टू अ लेवल where they are not able to serve their desired purpose। यानी कि एससीजे हमने लगाई है, तो एससीजे का काम क्या है भाई, फ्री एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए एज पर द टेम्परेचर। अगर वो काम वो एससीजे नहीं कर रही है तो आप उसे बदली कर दें। इसी तरीके से ग्लूट जॉइंट, प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लूट जॉइंट इज, या होल एंड सोल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लूट जॉइंट इज टू गिव प्रॉपर इंसुलेशन, एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑफर करें। अगर वो ये पर्पस को सर्व नहीं कर रहा तो आप उसके बदल दें। जैसे हमारे घर में अगर कोई फैन है, दिख रहा बड़ा फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर वो हवा नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, रिपेयरेबल तो हम रिपेयर करेंगे, नहीं रिपेयरेबल तो हम क्या करते हैं, हम नया लाकर लगा देते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया उन्होंने जीएमटी की इसकी उसकी नहीं की, सिर्फ क्या कहा यहाँ पर भाई, जिस पर्पस के लिए वो ट्रैक कंपोनेंट लगाया गया है, अगर वो डीजेनरेटेड टू अ लेवल, यानी कि उसको रिपेयरेबल नहीं है, या फिर वो जो है उसको फंक्शन अपना फुलफिल नहीं कर रहा, पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा, क्या करें आप उसको बदली कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे रेल रिन्यूअल के बारे में थी। ओके, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। हमने रेल का रिन्यूअल क्राइटेरिया सारा का सारा देख लिया। अब इसके आगे जो है हमारा जो है रिन्यूअल का क्राइटेरिया, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट रिन्यूअल ऑफ स्लीपर। रिन्यूअल ऑफ स्लीपर हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, चलो इसको भी ले लेते हैं हम लोग, एक ही पैरा 702 कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, इसको छोड़ के मतलब नहीं है, पैरा को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, क्या है ये, क्राइटेरिया फॉर रिन्यूअल ऑफ स्लीपर। रेल बदली करने की क्राइटेरिया हमने देख ली, अब हमने देखना है स्लीपर कब बदली की जाएगी, स्लीपर को कब बदली करें। क्या कह रहे हैं, जनरली अ स्लीपर इज सर्विसेबल if it can hold gauge, provide satisfactory rail seat and permit rail fastenings being maintained in tight condition and retain the packing underneath the sleeper। यानी कि उन्होंने सर्विसेबल स्लीपर के बारे में कहा है कि सर्विसेबल स्लीपर हम किसे कहते हैं, यानी दे हैव डिफाइंड सर्विसेबल स्लीपर नाउ। क्या कह रहे हैं वो, दे आर टेलिंग अ स्लीपर इज सर्विसेबल इफ इट कैन होल्ड गेज, गेज अच्छा होल्ड कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी रेल सीट दे रहा है, यानी कि रेल सीट अच्छी खासी है, उसके अंदर कोई नॉचिंग वगैरह नहीं हुई है, गेज अच्छा हमारा मेंटेन कर रहा है, परमिट
रेल फास्टनिंग्स बीइंग मेंटेन इन टाइट कंडीशन, यानी इंसर्ट की कंडीशन अच्छी खासी है, ईआरसी लगा रहे बराबर लग जा रही है, फिटिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, नीचे से रबर पैड लगा रहे हैं, सारी की सारी चीजें ओके है, और वो लगाने के बाद में जो है फिटिंग्स हमारी बिल्कुल टाइट कंडीशन में है, वो भी सर्विसेबल स्लीपर कहलाएगी। और रिटेन द पैकिंग अंडरनीथ द स्लीपर, यानी उसका जो है रेल स्लीपर के नीचे का हिस्सा इतना अच्छा है कि भाई एजेस टूटे टाटे नहीं है, धारी वगैरह बराबर है, और रफनेस भी अच्छी खासी है, पैकिंग अच्छी रह रही है। ये क्राइटेरिया, ये चीज, ये रिक्वायरमेंट है। पहला हमारा रिक्वायरमेंट है गेज होल्ड करना, दूसरा प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्टरी रेल सीट, तीसरा परमिट रेल फास्टनिंग में टाइट कंडीशन में मेंटेन करना, और पैकिंग रिटेन करना। ये 4 क्राइटेरिया है। अगर ये चारों क्राइटेरिया हमारा कोई स्लीपर फुलफिल करता है, देन वी कॉल इट एज सर्विसेबल स्लीपर। तो यहां पर उन्होंने इसको डिफाइन किया पहले तो, ओके, ये डिफाइन कर दिया यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब कंक्रीट स्लीपरों को कब बदली किया जाए, अब कंक्रीट स्लीपरों को बदली कब किया जाए उसके बारे में कहा जा रहा है। कंक्रीट स्लीपर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिप्लेसमेंट, कंक्रीट स्लीपर्स will be considered for replacement or renewal if they have developed notches more than 3 mm at rail seats। एक कंडीशन कह दिया, क्या क्या किया, एक कंडीशन उन्होंने कह दिया कि भाई अगर कंक्रीट स्लीपर में अगर नॉच डेवलप हो गया, खांचे पड़ना जिसे हम कहते हैं नॉचिंग, इफ द नॉचेस आर मोर देन 3 mm, नॉच डेवलप हो गई कितनी, नॉच हैज डेवलप 3 mm से ज्यादा रेल सीट पे अगर खांचे पड़ गए, व्हाट इज मीन बाय नॉचिंग। यहाँ पे मैं एक टिपिकल स्लीपर बनाता हूं, सिर्फ प्रॉपर स्लीपर तो नहीं होगी लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर। अब ये मेरी स्लीपर है, अब जहां पर रेल लगती है इस हिस्से के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रूव आ गया, समझ गए, यानी रेल हमने लगाई थी इस हिस्से में, अब ये रेल यहां से निकाल दी गई है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल लेवल से थोड़ा नीचे चला गया, दिस इज कॉल्ड एज नॉचिंग। तो ये जो नॉचिंग की डेप्थ है इसकी बात हो रही है, नॉचिंग की डेप्थ, नॉचेस मोर देन 3 mm एट रेल सीट, ठीक है, नॉचेस मोर देन 3 mm एट रेल सीट। तो एक परिस्थिति तो ये हो गई कि तब हम कंक्रीट की स्लीपर को बदली करेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हम तब बदली करेंगे जब their inserts are broken or elongated, ठीक है, यानी हमारी इंसर्ट क्या हो गई है, इंसर्ट या तो टूट गई है या तो उसका होल ऑब्लॉन्ग हो गया है। इंसर्ट या तो टूट गई है तो चाबी नहीं लगेगी, ईआरसी नहीं लगेगी, या इंसर्ट का जो होल होगा, इंसर्ट का जो होल होगा वो होल ऑब्लॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इंसर्ट का जो होल होगा, समझिए ये इंसर्ट है, मैं टिपिकली ऐसे ही बना रहा हूं, इसका होल होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, किस तरीके से चाहिए था, ऐसा, ओके, दिस इज डिजायर्ड, लेकिन अब इसका होल हो गया ऑब्लॉन्ग, यानी कि वो थोड़ा सा लंबा फैल गया, समझ गए, ऑब्लॉन्ग होल यानी समथिंग लाइक दिस, इफ दिस होल हैज बिकम ऑब्लॉन्ग। अब क्या होगा, मेरी ईआरसी तो ऐसी नहीं होगी ना, ईआरसी जब मैं लगाऊंगा ईआरसी तो परफेक्ट सर्कल होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, प्ले डेवलप होगा, तो फिटिंग टाइट नहीं रहेगी ना, ईआरसी निकल जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, है कि नहीं। तो जब ऐसा होगा कि इंसर्ट या तो टूट गई है या तो उसके होल इलोंगेट हो गए हैं, यानी डायमीटर बढ़ गया है या ओवल शेप हो गया है, तब भी हमको क्या करना है, स्लीपर को बदली करना है। तीसरा कह रहे हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टो लोड, जो है टो लोड, सफिशिएंट टो लोड नहीं मिल रहा। अब देखिए टो लोड का लेना देना स्लीपर से कैसे होना तो चाहिए हमारी ईआरसी से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्लीपर भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, एग्जाम्पल देख लें आप, यहां पर हमारी रेल को लगना था इस जगह पर, कहाँ लगना था हमारी रेल को लगना है ऊपर के ये हिस्से में, ठीक है, इसके हिसाब से हमारी इंसर्ट डिजाइन है, इसके हिसाब से हमारी इंसर्ट यहाँ पर डिजाइन है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे डिजाइन है। लेकिन अब उसके अंदर फिर बाद में आप ईआरसी आप लगाएंगे, आप इसके अंदर क्या करेंगे, अब ईआरसी लगाएंगे, ईआरसी लगा दिया आपने कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रेल की खाली फुट बनाई है मैंने,
ओके, इस तरीके से हमने ईआरसी लगा दी। लेकिन जब अगर मेरा स्लीपर के अंदर नॉचिंग है तो यहाँ रहेगा क्या? नहीं ना, ये नीचे चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ अभी, सॉरी। इस तरीके से अब ये मेरा रेल जो है मेरी नीचे चले जाएगी। तो जो पहले टो लोड मिल रहा था, पहले जितना टो लोड मिल रहा था उतना टो लोड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर होना, इसको होना था यहाँ पर। कलर अलग कर देते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये देखो, पहले यहाँ पर थी, पहले यहाँ पर थी, अब मेरी जो है रेल नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा अमाउंट से नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद टो लोड कम हो जाएगा ना भाई, उसको टेंशन जो मिलना था टेंशन कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टो लोड। ठीक है, इसी तरीके से स्लीपर देमसेल्व्स आर ब्रोकन, और क्या कंडीशन कह रहा है, अरे स्लीपर खुद ही टूटी हुई है तब भी उसको बदली करना है। और एनी अदर रीजन फॉर विच दे आर नॉट एबल टू होल्ड गेज एंड लेवल, या कुछ और ऐसे कारण जिसकी वजह से गेज होल्ड नहीं कर पा रहा है और लेवल बराबर नहीं मेंटेन हो पा रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे अनसर्विसेबल कंडीशन से स्लीपर बदली करने के क्राइटेरिया। ठीक है, ये सारे कंडीशन अगर देखने को हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, रेल सॉरी स्लीपर बदली कर देना है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, री स्लीपरिंग इज जस्टिफाई है अगर, तो वेयर क्या कह रहे हैं, वेयर री स्लीपरिंग ओनली इज जस्टिफाइड, यानी कि वापस से स्लीपर बदली करना ही चाह रहा है, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो कह रहे हैं दिस शुड बी कैरिड आउट इन, अगर री स्लीपरिंग ही करना है तो शुड बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस। क्या किया जाए, फिर बड़े बड़े पैचेस में चेंज किया जाए, कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस में स्लीपरें बदली की जाए। और और क्या कह रहे हैं, रिलीज्ड स्लीपर्स बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर कैजुअल रिन्यूअल एल्सवेयर। तो ऐसा नहीं कि कुछ स्लीपरें अच्छी है तो उन्हें रहने दिया जाए और कुछ को बदली किया जाए जो खराब दिख रही ना। क्या कह रहे हैं, सारी की सारी स्लीपर को लंबे पैच में कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस में बदली कर दिया जाए, और इसमें जो अच्छी स्लीपरें होंगी उसको कैजुअल रिन्यूअल में कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ये मेरा टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल की क्राइटेरिया है। ठीक है, ये तो स्लीपर बदली करने की क्राइटेरिया थी, अलग अलग स्लीपर बदली करने की। अब थ्रू स्लीपर रिन्यूअल की क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं। थ्रू स्लीपर रिन्यूअल शुड बी कैरिड आउट इफ द परसेंटेज ऑफ सच स्लीपर्स एक्सीड्स 20% इन अ पैच। यानी कि यहाँ हमने कुछ कुछ डिफेक्ट्स देखे जिसके वजह से स्लीपर बदली करना है। 3 एम से ज्यादा स्लीपर में नॉचिंग हो गया, इंसर्ट टूट गई, इंसर्ट का होल ऑब्लॉन्ग हो गया, या फिर हम ये कहें कि होल्ड नहीं कर रहा है गेज वगैरह लेवल, सारे ये सारे प्रॉब्लम अगर हैं तो ये सारे कारण से स्लीपर हमने बदली करना है। अगर मेरा किसी पैच में इस तरीके के जो पैचेस होंगे दे एक्सीड मोर देन 20%, 20% से ज्यादा स्लीपर खराब है, तब क्या करेंगे, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल करेंगे, सारी की सारी स्लीपर एक साथ बदली कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे ट्रैक पे नॉर्मल जो है हमारा जो ट्रैक होता है उसकी। अब आगे बात हो रही है हमारे गर्डर ब्रिज की, आगे बात हो रही है हमारे गर्डर ब्रिज के बारे में। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूं, ये आपने देख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ। अब गर्डर ब्रिज की बात हो रही है, अब बात हो रही है गर्डर ब्रिज की। ठीक है, तो वहां पे तो चैनल स्लीपर वगैरह नॉर्मली होते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑन गर्डर ब्रिजेस व्हेन सेवरल स्लीपर्स आर डिफेक्टिव। अब गर्डर ब्रिज के अंदर कुछ स्लीपरें खराब है, एक नहीं कुछ स्लीपर, सेवरल यानी कि एक से ज्यादा, 2 4 5 या वटेवर ना, सेवरल स्लीपर्स आर डिफेक्टिव। तब क्या कर रहे हैं, रिन्यूअल शुड बी कैरिड आउट। तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे, रिन्यूअल शुड बी कैरिड आउट फॉर द फुल स्पैन, पूरे स्पैन का जो है स्लीपर बदली कर देंगे। और रिलीज स्लीपर्स, release sleeper serviceable sleeper being used for casual renewal on the other span, on the other span, अदर स्पैन में हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, समझो ये हमारी कोई गर्डर ब्रिज है, हमारी कोई गर्डर ब्रिज है इस तरीके से, एंड से दीज आर अबटमेंट्स, और यहाँ पर कुछ पियर वगैरह।
नहीं, नॉर्मल ऐसे समझाने के लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारी स्लीपर हम लगा के रखते हैं, चैनल स्लीपर या एच बीम या वट जो भी टाइप की स्लीपर हमारी होगी। अब मान के चलो कि ये जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर सेवरल स्लीपर्स खराब है। क्या कह रहा है? when several sleepers are defective, यानी ये यहाँ पर खराब है, यहाँ खराब है, ये खराब है, ये खराब है कि नहीं, बहुत ज्यादा स्लीपर है खराब है। कुछ खराब है और कुछ अच्छे, ये रेड वाले समझो खराब है, और बाकी समझो मैं मार्किंग अगर दूसरे कलर से कर दूं तो समझो कि ये स्लीपर अच्छी है, बहुत सारी अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ खराब है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई सेवरल स्लीपर्स जब खराब होगी आपकी, तो आप क्या करें, ये जो स्पैन है, इस स्पैन की सारी स्लीपर है आप क्या कर दे, बदली कर दे। क्या कर दें? सारे के सारे, ये पूरा जो स्पैन है ना, इसमें से सारे के सारे जो है स्लीपर की हम क्या करेंगे, बदली कर देंगे। ठीक है। अब इसमें से कुछ स्लीपर अच्छी मिलेगी तो उसको हम दूसरे किसी स्पैन में यूज कर सकते हैं। रिलीज सर्विसेबल स्लीपर बीइंग यूज्ड फॉर कैजुअल रिन्यूअल ऑन द अदर स्पैन, चाहे इधर बोलो चाहे इधर बोलो। ठीक है। लेकिन जिस स्पैन में सेवरल स्लीपर्स आर डिफेक्टिव, वो पूरे के पूरे स्पैन की सारी स्लीपर हमें बदली कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पैरा 702 कंप्लीट हो गया। पैरा 702 इज कंप्लीटेड नाउ।